कौन बहन? क्या करो? हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आहा, 12 घंटे, 12 घंटे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 12 घंटे ओपी, 7 मिनट ओपी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कह रहा लेट ओपी, लेट ओपी भी लिखो, लेट ओपी भी सुनो है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे बेटा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वालेकुम अस्सलाम। शुरू करें? अब वो 7 मिनट की वीडियो नहीं थी, वो कायदे वो 5 मिनट की वीडियो थी भाई। वो रोटेशन वाली ना 5 मिनट की थी। उसको एडिटिंग में, जब एडिटिंग होती है तो एडिटिंग में उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। आपने देखा होगा उसमें मैं जो वो बोल रहा होता हूँ, ठीक है, वो मेरी नेचुरल स्पीड नहीं है, नेचुरल स्पीड मेरी उससे तेज है। वो बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ उसमें, तो उसको सब 5 मिनट को उसको थोड़ा सा 1 पॉइंट, शायद 1 पॉइंट नहीं, उसको शायद 0.8 से मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा बढ़ा दिया उसको। हाँ, बाबा रोस्टेड। अरे किसने रोस्ट कर दिया है? बोलो। गला खराब है? हाँ बेटा, थोड़ा गला खराब है, देख थोड़ा सा खराब है, लेकिन ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आपकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है, हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है ना, ये वजह है। उस दिन थोड़ा सा क्लास ज़्यादा हो गई थी ना, मतलब पहले तेरी क्लास थी, फिर उससे अगले दिन फिर सुबह रात को रिकॉर्ड की थी मैंने। उस दिन ये हुआ था एक्चुअली, ये जो 12 घंटे क्लास थी ना, उससे पहले ही मेरा गला खराब हो गया था एक्चुअली। उससे पहले तुम्हारी क्लास थी, फिर जो है प्रयास की क्लास थी, फिर दोपहर में फिर मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, फिर रात में भी एक रिकॉर्डिंग करी थी, तो उस रात ही थोड़ा सा हल्का सा खराब हो गया था। फिर सुबह क्लास ली, ठीक है। और जैसे ही मैं 12 घंटे क्लास लेने लगे, उससे पहले भी थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा तेरी आवाज़ भारी भारी लग रही होगी। आरे बाबा ने रोस्ट किया? कैसे रोस्ट किया ये तो बता। है? बोलो। रोस्ट किया है, तारीफ करी? पहले तो देख बात बता, क्योंकि आर्य बाबा जो है रोस्ट तो शायद ही करेंगे भैया, हमें वो अपनी तारीफ ही करेंगे या फिर हमें ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे, हैं? अच्छा, मुझे पैरामैग्नेटिक कहा? ओहो, ओहो। उनको बोला नहीं कि सर पैरामैग्नेटिक नहीं है सर, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। बोला नहीं? पैरामैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक है। सुना ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है।
सर अगर किसी मटेरियल को ऐसी जगह पे रख दो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, और रखने के बाद अगर आप देखते हो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो जाती है तो उसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। यही था क्या? सर यू आर ए गुड डांसर। मैं बहुत अच्छा डांसर हूं। ये बात जो है तुम्हें कैसे पता चली? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। है? है? भाई साहब अब तो बात करनी पड़ेगी सर से। मतलब सर क्या बात है जरा, डांसर ओपी, ये बात तो हमको भी नहीं पता थी। सर ने बताया? अच्छा, अब तो सर से बात करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, सर ने ये बताया कि वो कैसे डांस करते हैं? हैं? ये नहीं बताया सर ने, सर कैसे डांस करते हैं ये नहीं बताया ना। हाँ। हम्म। मुए मुए नहीं बताया ना। हाँ, सर बहुत अच्छा डांस करते हैं। ठीक है, सर एक प्रोफेशनल डांसर है, तुम्हें शायद पता नहीं है तो मैं सोचो बता दूं तुम्हें। ठीक है। हाँ, सर एक बहुत प्रोफेशनल डांसर है, चाहे तो हम सब मिलके सर से डांसिंग क्लास ले सकते हैं। सर प्लीज डांस सिखा दो हमको। बिल्कुल। बिल्कुल। यकीन नहीं होता पूछ लेना सर से। बेटा कॉफी खत्म होने वाली है, जब तक पहुंची तब जब तक कॉफी है तब तक बात हो रही है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कह रहे सफेद झूठ, अबे झूठ सफेद थोड़ी होता है, झूठ तो काला होता है। हम्म? कह रहा सफेद झूठ। हाँ सच में, हाँ हाँ सच में बेटा, सच में, सच में, सच में, सच में। नागिन डांस भी बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, समझ गए। अच्छा चल ठीक है, कह रहा आपकी तरह नहीं नहीं, मेरी तरह नहीं, मुझसे बेटर, मुझसे कई गुना बेटर, मुझसे बहुत अच्छा। अरे बाबा डांसर, यस। अरे बाबा डांसर। चलो चलो एक काम करते हैं, तो फिर स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई लिखाई। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे। शुरू में बात करेंगे तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बीच में जब पढ़ते पढ़ते सेचुरेट हो जाएंगे तो फिर से आर्य सर को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा जो चैप्टर है आज स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब तक जो हमने पार्ट पढ़ा मैं आपको बता दूं, हमने सबसे पहले पढ़ा था इलास्टिसिटी, उसको खत्म किया बढ़िया तरीके से बिना किसी जल्दबाजी के। थर्मल एक्सपेंशन, उसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ा बिना किसी जल्दबाजी के। इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, उसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, और जो है उसके बाद इलास्टिक, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, और क्या था, कंडक्शन और रेडिएशन, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, बस उसमें एक एक सवाल बच रहा है जो मुझे कराना है। ठीक है, वो है थर्मल एक्सपेंशन में शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन का। शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन का एक सवाल है जो मुझे कराना है, जो मैं किसी दिन करा दूंगा तुम्हें, मुझे याद दिला दीजिएगा एक दो तीन दिन के, तीन चार दिन के बाद। ठीक है, क्योंकि हीट एक तरीके से समाप्त तो हुई नहीं है, ये हीट का ही एक पार्ट है। ठीक है, आप इसको कहीं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी देखते हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। आज मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरुआत की जाए, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। और किसी दिन हो सकता है आज ही दिन या कल या परसों का किसी एक दिन मैं आपको वो शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन भी करा दूंगा। हो सके तो मुझे याद दिला देना, कहीं कॉपी में लिख लेना शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन। ठीक है। हाँ। हर्षवान कह रहा है कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लेकिन ये कब तक चलेगा हर्ष? हर चैप्टर में तो तुम बोलते हो भाई साहब, हर चैप्टर में आके बोलते हो सर, बोला हाँ मैं अब से पढ़ना स्टार्ट करूँ हो जाएगा? ठीक है, मैं कह दूंगा हाँ हो जाएगा। 4 दिन पढ़ेगा फिर किताब बंद, फिर नेक्स्ट चैप्टर खुलेगी, सर हाँ मैं इस चैप्टर में स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भाई हो जाएगा। फिर 4 दिन पढ़ेगा फिर किताब बंद, उसी प्रकार पूरी 11th निकल जाएगी, फिर कहेगा सर 12th स्टार्ट होने वाली है, बोले तो
सर अगर अब किताब खोलूँ, अब अच्छे से पढ़ूँ तो अब पूरा हो जाएगा 11 12 दोनों? मैं कहा हाँ भाई हो जाएगा। यही कहानी तुम्हारी चलती रहती है, 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 चलती रहती है। हाँ, वो कह रहा है सर सब पीवाई क्यू सेशन छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं जितने आपको पीवाई क्यू होमवर्क दे रहा हूं, जिसका मैंने डिस्कशन भी किया था, एक मैंने आपको दिया था उसका थर्मो कैलोरीमेट्री का, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर तुमने इतना कर लिया, बिलीव मी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी सवाल आएगा उसी में से आएगा। समझ रहा मेरी बात, मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने जितने पीवाई क्यूज कराए हैं, देख तो मैंने लास्ट सीसीडी के पीवाई क्यूज तुझे दिए थे होमवर्क, जिसकी वीडियो मैंने डिस्कस करके दे दी थी बढ़िया तरीके से, याद होगा तेरे को। ठीक है, पहला थर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा पीवाई क्यूज उतने देखने के मिलेंगे नहीं, लेकिन काफी हद तक मैंने वहां भी तुझे कराए थे। ठीक है, उसके बाद कैलोरीमेट्री की मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई, 1.25 घंटे की, 1.25 घंटे 1 घंटा 20 मिनट की, वो तेरे को दी, उतना कर ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, थर्म, और उसके बाद आता है इलास्टिसिटी, ये तीनों हो गए। फिर कंडक्शन में बढ़िया तरीके से 3 लेक्चर हमने कंडक्शन में समाप्त किया था, भर भर के मैंने क्वेश्चन वहां पे ले लिए थे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका नाम है भैया रेडिएशन। रेडिएशन में भी ज्यादा, रेडिएशन में उतने पीवाई क्यूज नहीं आए हैं, जितने अगर थोड़े बहुत आए हैं तो वो मैं अभी कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, इस चैप्टर के साथ करा दूंगा। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के पीवाई क्यूज मैं क्लास में, मतलब मैं ही कराऊंगा, भले ही वो चैप्टर का आखिरी में कराऊं। तो मेरी बात समझ दे, कम से कम 100 सवाल से ज्यादा तो मैंने क्लास में करा दिए टोटल। ठीक है, और कम से कम 250 के आसपास मैंने तेरे को होमवर्क दे दिए, डीबीपीएस तेरी अलग चली रही है। ठीक, तो अगर तूने इतना ही कर लिया ना मेरे भाई, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिलीव मी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी बच्चे को चाहिए कि सर मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसको बोलूंगा यही सवाल लगा ले बार बार। थर्मल एक्सपेंशन का, इलास्टिसिटी का मैंने जो सेशन दिया था उसी के क्वेश्चन लगा ले बार बार। ठीक है, जो मैंने दिए थे, कैलोरीमेट्री मैंने दिया था उसी के क्वेश्चन लगा ले बार बार, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना कर ले, हो जाएगा तेरा काम। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर जो है कंडक्शन में जितना क्लास में कराया उतने सवाल कर ले, दैट इज मोर देन, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक, वही चीज रेडिएशन में है, रेडिएशन के कुछ सवाल कराना बाकी है, वो मैं कराऊंगा किसी सेशन में। ठीक है, और उसी प्रकार तुम्हारा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी मैं ये बात बोलूंगा, जितना मैं क्लास में कराऊं उतना कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना मैं अगर तूने तमीज से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो तू काफी हद तक जो है करके ले जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, पेज पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेज छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जिस दिन मैं जो चीज कराऊंगा उसी दिन उसको लिख लेना वहीं पे। शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन जिस दिन कराऊंगा तो लिख देना, हेडिंग डाल देना शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन, खत्म कहानी। सर टू मच स्पैमर्स, हाँ स्पैमर्स को पता चल गया होगा ना, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया सर जी, नया टॉपिक, नया टॉपिक। हाँ ये चीज है। फ्लूइड कब पढ़ाओगे सर? इसके बाद, बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो ये चल रहा है। ओके, पक्का 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 पक्का। एनिमल सर, हाँ एनिमल मूवी देखी कल मैंने, कल देखी मैंने उसको। ठीक है, तो एनिमल मूवी, अब मैं क्या बोलूँ यार, फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, सेकेंड हाफ मुझे उतना खास नहीं लगा, ओवरऑल मूवी फिर लास्ट में ऐसे ही रहा, बोले यार था क्या पिक्चर में लास्ट में यही रहा। और रणबीर कपूर नो डाउट जबरदस्त, वन ऑफ द, क्या इस टाइम पे बॉलीवुड में कोई अगर एक्टर है जो सच में एक्टिंग बढ़िया तरीके से करता है, तो मुझे तो वो रणबीर कपूर ही अच्छा लगता है। और बाकी तो सारी चीज़ अच्छी, ठीक है, ओके। मूवी में कुछ चीज़ें थी जो ठीक है, नहीं दिखाते तो अच्छा रहता, लेकिन दिखाई। और कुछ 3.5 घंटा कुछ ज़्यादा था, उसको 2.5 घंटे में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट डिफरेंट ही थे। तो चाहते थे वो बड़े आराम से आधा 1 घंटे पिक्चर कट कर सकते थे, कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो अपना समय बच जाता। तो ये चीज़ थी। बाकी जो है, हाँ बॉबी देओल का रोल भैया, हमारा तो बचपन में हम लोग बॉबी देओल की बहुत पिक्चर देखा करते थे, बचपन में छोटे छोटे थे तब उसकी पिक्चर आती थी, सोल्जर, बादल, ठीक है तब ये मूवी देखा करते थे। तो हाँ, लॉर्ड बॉबी, बॉबी का रोल थोड़ा कम है, 10 मिनट का रोल था, तो इससे अच्छा उसका रोल बढ़ा देते तो और वजनदार हो जाती पिक्चर, है ना। तो सेकंड हाफ में कुछ 1 2 3 जगह पिक्चर जबरदस्ती खींची आधी आधी घंटे, उसकी बजाय बॉबी देओल का रोल बढ़ा देते तो फिर वो बढ़िया हो जाती। खैर जो भी है, अब जैसा भी है वो ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है, वो तो मैं तुझे बोल ही चुका हूँ, कल कल मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था, ठीक है, कि भैया 600 कितना कितना लिखा था मैंने, 610 615, इंडिया में 610 615 कमाएगी, और ओवरऑल 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, 1,000 मतलब 950 के आसपास पहुंच जाएगी, ये चीज़ है।
अब 18 पे, अबे हाँ, अबे तुम तो बच्चे हो, ओए ओए तुम मत देखना, तुम में से कोई मूवी नहीं देखेगा अभी। तुम लोग बोलो कि यस सर हम कॉलेज जाके मूवी देखेंगे, जब आईटी पहुंचेंगे ना तब देखेंगे। हाँ ठीक है, हाँ तुम नन्हे मुन्ने से तो हो अभी, पिन्ने पिन्ने से। और देखो हाँ। कह रहे मैं नहीं मानता, बेटा तू है। हाँ वो छोटा नन्हा मुन्ना साहब ही तो, तुम तो 18 भी नहीं हुए हुए, तुम 16-17 साल के हो सारे के सारे, पहले 18 तो हो जाओ। हाँ कह रहा मैं तो देखूंगा। नहीं 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 देखेगा तू, नहीं मैं देखूंगा, मैं कहा मत देख, नहीं नहीं मैं तो देखूंगा है। कह रहा मैं तो देखूंगा, कह रहा विद फैमिली जाके देखूंगा, फैमिली के साथ तो कतई मत देखना, फैमिली के साथ तो कतई मत देखना, वरना जैसे ही घर आएगा रैपटा पड़ेगा पीछे से पापा का। पापा तू तो इंस्पायर्ड ना हो पाएगा पिक्चर देख के, पापा जरूर इंस्पायर्ड हो जाएंगे, फिर छोटी छोटी गलती में थप्पड़ खाएगा, फिर तू फिर कहेगा मैं क्यों चला गया यार, भाई अच्छा तो मैं ना जाता। चल अब फिर फिल्म की बातें नहीं, अब मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है, अब मेरी बात सुन, देख बिना किसी जल्दबाजी के मैं चैप्टर उठाना चाहता हूँ। ये जो चैप्टर है, दो चैप्टर तूने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक पढ़ा था तूने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और एक पढ़ा था तूने थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है सर। वो चैप्टर जब तूने केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो हो सकता है आपको बहुत मजा आया हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हो, आपको चैप्टर बहुत शानदार तरीके से ऑलरेडी आते हो, दो डिफरेंट चैप्टर। बस फिजिक्स में हमारे पास दो चैप्टर नहीं होते हैं, फिजिक्स में हमारे पास एक ही चैप्टर होता है, और जिसका नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया न्यूटन ऑफ मोशन होता है, बोला हाँ जी होता है, मैंने कहा फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन न्यूटन ऑफ मोशन का ही तो पार्ट है। वो ठीक है, किताबों में उसको अलग दे दिया जाता है, ठीक है तो न्यूटन ऑफ मोशन का ही हिस्सा, जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स होता है, जैसे टेंशन फोर्स होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है जैसे सूडो फोर्स होता है, वैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है। यही तो है, तूने पढ़ा उस चीज को। अब या तो हर सारे फोर्सेस का अलग अलग चैप्टर बना दो, दिस इज एमजी वाला फोर्स, दिस इज टेंशन वाला फोर्स, दिस इज नॉर्मल वाला फोर्स, अब नेक्स्ट चैप्टर सूडो फोर्स, नेक्स्ट चैप्टर स्प्रिंग फोर्स, नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी दोनों एक ही हैं, हम लोग दोनों को एक एक मिला के एक साथ पढ़ते हैं। आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि सर आपने तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा ही नहीं, सर आपने तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं। तो हमारे लिए हमारी फिजिक्स में ये अलग अलग नहीं है बेटा, हमारी फिजिक्स में ये एक ही है, हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। क्लियर है, पहले तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर देना। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज, सर क्या मैं थर्मोडायनेमिक्स, सर केटीजी मेरा जो वहां पे केमिस्ट्री में वीक रह गया था, और तो मैं यहाँ से पढ़ लूँ तो केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्या? सर थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लास छोड़ दी थी, बैकलॉग थी, तो यहाँ से पढ़ लूँ तो हो जाएगा क्या? तो इन दैट केस मैं तुझे यही बात बोलूंगा बेटा, मैं यहाँ पर वही चीज कवर करूंगा जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हमारी बात, मैं यहाँ पर वही चीज कवर करूंगा जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट, फिजिक्स वाला पोर्शन मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, मैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन को बिल्कुल छेड़ा छाड़ी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं भैया अपना चैप्टर उठाऊंगा, हमारा चैप्टर उठाऊंगा जो फिजिक्स का केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन ये बात सच है, अगर तू वो पढ़ेगा, फिजिक्स वाले चैप्टर को फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना होता है, अगर तू यहाँ पढ़ेगा तो हो सकता है तेरी 80% प्रॉब्लम तेरी सॉल्व हो जाए, केमिस्ट्री वाली भी। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर तूने थर्मोडायनेमिक्स का भी पढ़ा होगा तो शायद अगर अगर सपोज तूने वहां पर उसको ठीक से नहीं पढ़ा होगा, और तू यहाँ पर फिर इसको जो जिस जिस हिसाब से मैं तुझे पढ़ाऊंगा, अगर तू इस हिसाब से पढ़ेगा तो यस देयर इज ए वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 80% तक तू वहां के केमिस्ट्री वाले चैप्टर को यहां से समाप्त कर सकता है। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ठीक है सर। लेकिन मैं फिर से ये बात बोलूंगा, आप ये मान के चलें कि ये फिजिक्स का चैप्टर है, आप इसमें अननेसेसरी केमिस्ट्री ढूंढने की कोशिश ना करें, जब मैं बोलूं तब ढूंढने की कोशिश करें। आप तो ये समझे सर तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम क्या है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। और ये चैप्टर मैं सच बात बता रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर। मैं तुझको सबसे अच्छी बात बता दूं, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर फॉर जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस, दोनों के लिए मोस्ट स्कोरिंग है। मोस्ट स्कोरिंग का मतलब समझ रहा है कि यहां से अगर सवाल आया और तूने जो मैंने पढ़ा है वो तूने अच्छे से पढ़ लिया, तो बहुत वेरी हाई चांस है कि वो तू सवाल सही करके आ जाएगा। जेई मेंस में तो तू मान ले 95% पॉसिबिलिटी है सही करने की, और जेई एडवांस में तू मान ले 85% या 80 to 90% पॉसिबिलिटी है कि तू सवाल बिल्कुल सही कर लेगा।
इतनी हाई पॉसिबिलिटी है। ऑल दो जेई एडवांस में तो तू समझ गया होगा 40% पे ही सिलेक्शन हो जाता है, ये तेरे को मालूम होगा। ठीक है, जी एडवांस का पेपर है, उसका अगर तू 40% स्कोर कर लेता है तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा जी एडवांस में, टोटल टोटल फिजिक्स का, जिसमें से ये चैप्टर ऐसा है जिसमें तू 80% तक स्कोर कर सकता है। 80% तक मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन यस जा सकता है इस क्लास का कोई भी बच्चा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, किसी बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बच्चा सिंसियर तरीके से लेक्चर देखा, कोई बच्चा जो है सोते हुए लेक्चर देखता है, कोई बच्चा प्रॉपर नोट्स बनाता है, कोई बच्चा नोट्स ही नहीं बनाता है। तो इसलिए जब जब सारे बच्चों के पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो सारे बच्चों के नंबर ऑफ क्वेश्चन होने का नंबर भी अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता सब, लेकिन हाँ अगर आप सिंसियर तरीके से पढ़ोगे, ब्लाइंडली बातों को फॉलो करोगे, नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओगे, तो ये समझ ले अगर 20 सवाल हैं जेई एडवांस के, तो 20 में से तू समझ जा 16 क्वेश्चन तक तू इजीली कर लेगा। ये बात मैं तुझे आज कह रहा हूं, और ये बात तू यकीन ना है तो आज से 5-6 दिन के बाद जब हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कौन सा चैप्टर, जे ये वाला, जब तक थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो जाएगा तब तू नोटिस करना, तू पहले लेक्चर को फिर से देखना कि सर ने बोला था कि जेई एडवांस में अगर 20 सवाल हैं तो 20 में से 16 सवाल तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, तू पक्का कर सकता है। तू देख लेना जब ये चैप्टर समाप्त होगा, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब मैं कहूंगा तुझसे, मैंने कहा जा लेक्चर नंबर 1 जाके देख मैंने क्या बोला था तुझे, मैंने क्या बोला था कि कितने सवाल हो सकते हैं, मिनिमम 16 कह रहा हूं मैं। बच्चे ऐसे भी होंगे जो 20 में से 18 तक सही करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचारे 20 में से 10 सही करेंगे, ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो 10 सही करेंगे। ठीक है, तो भाई भाई सिलेक्शन तो 40% पे हो रहा है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है अगर तू ठीक से पढ़ेगा तो 18 तक तू सही कर सकता है, 16, 17, 18 तक स्कोर कर सकता है। हमारी बात तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं ताकि जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं दिखा सकूं कि देख भाई तू भी देख ले, मैं भी देख लूं, तू भी यही है मैं भी यही हूं, बस यहां पर इतना स्कोर कर सकते हैं हम लोग बस। अब एक बच्चा कह रहा है सब बच्चे में 4 क्यों नहीं, बेटा ये जेई एडवांस है, ये नीट नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये इस तरह की फालतू बातें मत किया करो, ये मेरे लिए स्पैमिंग जैसी बातें हैं, मूड खराब करने वाली बातें हैं। जेई एडवांस में 100% पेपर नहीं करना होता है, और 100% पेपर जो जो करने की कोशिश करता है उसका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होता है, उसका सिलेक्शन तो नहीं होता 100% वाला, क्योंकि 100% पेपर होता ही नहीं है किसी से। बात समझ में आ रही है। आपका 40% पे सिलेक्शन हो जाता है, आप 50% कर लो, आपकी 1000 रैंक आ जाएगी, ऑल इंडिया 1000 रैंक। और तेरी इतनी औकात है तो तू लाके दिखाना, यहाँ पे जो पेपर तू देता है उसमें तू मुझे लाके दिखाना टॉप 10 के अंदर रैंक, ईमानदारी के साथ, बिना चीटिंग किए। टॉप 10 तो छोड़, तू मुझे टॉप 100 के अंदर रैंक ला दे। तुम अगर सपोज 10-20 हजार पेपर बच्चे दे रहे हो, तुम 20,000 बच्चे अगर पेपर दे रहे हो, तो जिसने भी ये मैसेज टाइप किया कि सर 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 हाँ बोले 2 क्यों नहीं कर सकते, वो आता अगर इतनी औकात है तेरे अंदर, ठीक है, जो जबरदस्ती तू यहाँ पर उंगली कर रहा है, तो तू 20,000 में तू यहाँ रैंक लाके दिखाना मुझे तू। ठीक है, तू मुझे 20,000 में या 1000 क्या, तू 100 के 1000 के अंदर रैंक लाके दिखा दे तू मुझे। ठीक है, हाँ ये पता ही ऐसे ही होते हैं, ये पैराशूट लैंडिंग ही होते हैं, इनकी औकात सालों की कुछ होती नहीं है पढ़ने लिखने की, इनसे ऐसी बातें खूब करवा लो। ठीक है, इनसे इस तरह की बातें खूब करवा लो, इनसे बकर खूब करवा लो, इनसे अव्वल नंबर की, वो क्या बोलते हैं बकैती, हाँ इनसे अव्वल नंबर की बकैती करवा लो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, मैं इस क्लास में हर उस पढ़ने वाले बच्चों को जो यहाँ पर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, मैं उससे ये बात बोलूंगा कि हमारा जेई एडवांस का जो पेपर होता है ना बेटा, उसको क्रैक करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। यहां अगर आप ये सोचोगे कि आपको 100% पेपर करना है, आप निपट जाओगे पक्का, क्योंकि जेई एडवांस का पेपर 100% करने के लिए 1 घंटे की फिजिक्स, 1 घंटा नहीं चाहिए फिजिक्स के लिए, 2-2 घंटे चाहिए। इसलिए यहां पर बहुत सेलेक्टिव गेम खेलना होता है, जैसे क्रिकेट होता है, एक बाउंसर आया तो भाई साहब छोड़ना है उसको, बिल्कुल। यहां पे अगर मान के चले 100 बॉल फेंकी जाएंगी तो 100 बॉल में कम से कम 20 बॉल तो बाउंसर निकलेगी, बाउंसर। 40 से बॉल जो आएंगी वो इजी और एवरेज आएंगी, 30 बॉल जो आएंगी वो थोड़ी सी एवरेज से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये यहां पर गेम होता है। ठीक है, तो यहां पे बहुत हिसाब से खेलना पड़ता है, सिलेक्शन लेना है तो भैया यही जैसे जी एडवांस का पेपर है वैसे करना पड़ता है, इसी सी बात है। और अगर आप कोई चीज 100% कर ले रहे हो तो इसके 2 ही मतलब है। ठीक है, या तो आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, और या फिर भैया आप इतने सुपर इंटेलिजेंट हो कि भाई साहब कोई 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 बात, और आप सुपर इंटेलिजेंट हो कुछ कह ही नहीं सकते आपके बारे में, और सुपर इंटेलिजेंट तुम हो नहीं, अगर होते तो अब तक दिख गए होते। ठीक है, यहाँ पे आके स्पैमिंग नहीं कर रहे होते।
तो चलो मैं इस चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर की शुरुआत में मूड खराब कर दिया उसने, जो भी था उसका नाम मुझे बताना प्लीज, पता करके नाम बताना, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं उसको ब्लॉक करवाता हूँ क्योंकि वो उसकी टाइपिंग से ही मुझे दिख गया है कि वो पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल नहीं है वो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। चलो, तो चैप्टर हमारा है भाई साहब केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं किन किन बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है एजम्पशन। तो अभी ऐसे समझो, थोड़ा सा पहले चैप्टर का शुरुआत वाला जो पोर्शन है वो आपका, जो शुरुआत वाला जो पोर्शन है वो आपका थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ इंक्लाइन रहेगा, केटीजी की तरफ। तो हम स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लिए, जो एजम्पशंस आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से, और यहाँ पे लिखा भी देता हूँ अच्छे से। एजम्पशंस मतलब क्या? बोले सर अगर हम ऐसा बोले कि भाई ये सपोज एक मान के चलो डब्बा है और डब्बे के अंदर गैस भरी पड़ी है। ठीक है सर, तो मैं चेक करता हूं आपको कितने एजम्पशंस याद हैं। आपने पढ़ा होगा ना पीवी बराबर एनआरटी। ठीक, आपने पढ़ा होगा शायद ये फॉर्मूला, इसके साथ खूब खेलते हो केमिस्ट्री। पी बराबर एनआरटी, पी बराबर प्रेशर होता है, बी वॉल्यूम होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एंड इज द टेम्परेचर विच इज इन केल्विन, अगर आप सीधी सीधी फॉर्मूले में लगा रहे हो तो। ठीक, तो इसमें यहां पर उससे पहले हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ते हैं। क्या वो एजम्पशंस है? अगर तूने पढ़े हो तो क्या बता सकता है? नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूं सीधा, जल्दी बोलो। हाँ सर पढ़े थे, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, क्या क्या एजम्पशंस पढ़े थे? बोले सर एजम्पशंस ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल से, पहला एजम्पशन तो ये है कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। मेरे साथ साथ लिखना है बेटा। सबसे पहला एजम्पशन तो ये था कि भाई साहब जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। अरे बहुत ही बढ़िया, तुमने आंसर देना शुरू कर दिया। मुझे ये तो चाहिए सर, नो अट्रैक्शन, कोई भी अट्रैक्शन नहीं, शाबाश। और बताओ, जैसे मासलेस है, बहुत ही बढ़िया। बस बस यही टाइप कर, यही टाइप कर, मैं तेरे यहाँ पे बढ़िया नोट्स बनाता जाऊंगा। ध्यान से देख, मुझे पीपीटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे सामने तू है, तू बताने के लिए है। ठीक है सर, सबसे पहले ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। दूसरा, तूने बड़े अच्छे से यहाँ पर बोला कि सर देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, किस किस के बीच में अट्रैक्शन नहीं है जल्दी से बता दे। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जल्दी से बोलो। जोलो 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 जोलो। ठीक, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल। ये भी तो लिख सकता है, ये बात भी सही है, पार्टिकल बोल सकता है यहाँ पर। तो मॉलिक्यूल से अच्छा है हम लोग यहाँ पार्टिकल ही लिखते चले ना, कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में मॉलिक्यूल थोड़ी ना जानते, हम तो पार्टिकल के साथ खेलते हैं। ठीक है भाई, जब पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए रैंडम डायरेक्शन। और दूसरा तूने ऐसा बोला कि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल, मतलब ना ही अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है, ना ही देयर इज नो अट्रैक्शन है नो रिपल्शन। ये भी नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन। तो मैं ऐसा बोलूं ना, जैसे नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। मन कहा हाँ, तो सर ऐसा बोलूं ना, नो इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है आपस में। सबसे अच्छी लाइन ये आ जाएगी, क्या? देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल। मैंने बिल्कुल सही बात है। और तू सोच के बता, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो तीसरा टर्म क्या पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म डिफाइन करना चाहिए कि हमको? फिर सोच कर जवाब दे। जब हम लोगों ने वर्क ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, तो याद का पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन करी थी? जब दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है तभी। जैसे दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता था, तो हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी थी। ठीक, जब हमने किसी मास को छोड़ा था तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, तो हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने वहां पर डिफाइन कर दी थी। उसी प्रकार स्प्रिंग भी कोई ना कोई फोर्स लगाता था, तब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी थी। अब जब साला कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर अब आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, इज एज्यूम टू बी जीरो, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना गंदी बात। इसका मतलब व्हाटएवर बी द एनर्जी दे हैव, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब चौथा, टोटल एनर्जी जो भी होगी, ठीक है, विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी? मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगी भाई, बंदे भाग रहे होंगे इधर उधर, रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल्स है उसके कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। बहुत देर से एक बच्चे सब लोग टाइप कर रहे हो सर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। बिल्कुल सही बात है बेटा। पांचवा, क्या एक अजम्पशन, देखिए एजम्पशन माने हैं हमने,
बात समझ में आ रही है? ये एजम्पशन हमने माने हैं। अगला उसने बोला कि सर ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक इन नेचर, मतलब सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। अब तू कहेगा सर ऑल द, सर ये बताओ सर, सर ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? मतलब जितने भी कोलिजन हो रहे होंगे, तो कहेगा कौन कौन से कोलिजन हो रहे होंगे? बोले या तो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में हो रहे होंगे, पार्टिकल ने पार्टिकल को थपेड़ दिया। बोले हाँ चलो सर ये भी सही है। या पार्टिकल टकरा रहा होगा किससे? वॉल से, बॉल ऑफ डब्बा, पार्टिकल डब्बे से टकरा रहा होगा, पार्टिकल गया यहां से गया, ये गया सपोज पार्टिकल गया श्यू वी वेलोसिटी के साथ गया और टकरा का श्यू वापस वी वेलोसिटी के साथ आ गया, जैसे सेंट्रोमास में तुम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो इसका मतलब ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक। बोलो क्या ये बात क्लियर आ रही है सब लोगों को? जल्दी 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 जल्दी। बहुत ही बढ़िया। एक बच्चे ने यहां पर बोला कि उसने बोला कि सर जी, सर इफेक्ट, सर जी को हम जीरो मान लेते हैं, बिल्कुल, तो हम ये लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। क्यों? अरे सर एक बात बताओ, अगर आप ग्रेविटी को इफेक्ट, अगर आप ग्रेविटी को कंसीडर कर लेते तो थोड़ी देर के बाद सारे पार्टिकल नीचे बैठकर यहाँ नीचे जमा हो गए होंगे रेते की तरह से। जैसे नीचे जमीन पर कोई पत्थर होता है, बहुत सारा रेता टू डाल देगा, तो बाद में क्या होता है, सूनर और लेटर थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारा का सारा रेत नीचे बैठ गया जमीन पर। तो अगर आप इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर करते तो ये जो पार्टिकल जो इधर दन दन आते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल फिर नीचे बैठ जाते, जो कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करें। बहुत बढ़िया। अगला एक जवाब दिया तुम सब लोगों ने, छठा, कि सब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेजिबल। ये तो आप ना भी बोलते तो भी समझ जाते। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल की कहानी तो मैंने तुम्हें समझाई है। पार्टिकल का मतलब होता है चुनना सा जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। ये तो मैंने तुझे भी, ये तो हम फिजिक्स में भी अज्यूम करके चलते हैं, पार्टिकल का मतलब होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल। और बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी, मेरे साथ साथ लिखते जाना बेटा, साथ साथ लिखते जाना है, बोलो जल्दी से। ठीक, अच्छा ये बता, वॉल्यूम पार्टिकल नेग्लेजिबल किसके रेस्पेक्ट में? तू बोलेगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेजिबल विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम तो बड़ा मान ले, मगर डब्बा इतना बड़ा है कि उसके मुकाबले जो है कंटेनर जो है डब्बे के रेस्पेक्ट में, वो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो क्या है बेटा, बहुत ही छोटा है। क्लियर है? पक्का? 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 जल्दी नोट कर ले, जल्दी फटाक से नोट कर। ठीक है, जल्दी नोट कर ले, जल्दी से। बोलो। अच्छा तूने ये भी पढ़ा होगा क्या, कि सर जो रियल गैस होता है, रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। आइडियल गैस ये केमिस्ट्री में तूने पढ़ा होगा, किस कंडीशन पे है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या ये चीज पढ़ा है तूने? केमिस्ट्री का टर्म है, बस ऐसे मेरा बनाया तो मैंने लिखवा दिया कि रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड, हाँ ठीक है बंधु, जल्दी 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 साथ साथ में लिख लिया, जल्दी से लिख पहले। ये एजम्पशंस थे, ये तुझे याद रहे, बहुत अच्छी बात है। और तू फिजिक्स में भूल जा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग से निकाल दे, ठीक है। लेकिन नोट्स तेरे बढ़िया बनने चाहिए बेटा, इसलिए बढ़िया तरीके से जल्दी से तू यहाँ पर नोट्स लिख ले, जल्दी से, मिनट से पहले, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाक से। हाँ साइड प्लीज ले भाई, साइड हो गया। जल्दी। हो गया? रॉन्ग नंबरिंग, अबे यार तू संभाल लेना मेरे भाई, रॉन्ग नंबरिंग। इतनी तो सेल्फ अंडरस्टूड रखो भाई, कोई बात नहीं, चल छठा, सातवां, आठवां, खुश? हाँ सर जी, खुश खुश खुश। देखो,
जल्दी। ओके ठीक है भैया। इसके बाद अब कुछ टर्म्स आते हैं, शायद तूने पढ़े हो। एक आता है एवरेज स्पीड। एक आता है, अच्छा सुने एक मिनट, क्या तूने ये पहले पहले मैं चेक कर लूं, क्या तूने नाम सुना है आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सारी चीजें तूने सुनी है नहीं सुनी है? बस ये बता दे मुझे। मजा आ रहा है? मजा तो आएगा, टेंशन ना ले। क्या ये सारी चीजें तूने सुनी है? बोलो। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फलाना ढिंकाना, ये सारी चीजें पढ़ी हैं क्या? जल्दी से 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 है। यस सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो यहां पे भी उसी प्रकार से है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं चेक करना चाहता हूं तुम्हें आता है या नहीं आता है। सपोज मैंने बोलूं भाई साहब यहां पर एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है मेरे भाई, और ये गैस मॉलिक्यूल इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर खूब रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स निकाले, मैं चेक करना चाहता हूं कि तुझे कितना आता है इस पे। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर सर एवरेज वेलोसिटी। क्या मुझे बताएगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर केमिस्ट्री में तूने पढ़ा हो तो बताना एक बार जरा। हाँ, ग्राफ भी पढ़ा था, अच्छा बहुत बढ़िया। बोलो एक बार फॉर्मूला याद दिला दो। हाँ फॉर्मूला याद दिलाऊंगा बेटा, जल्दी बोलो। तू मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दे बस। तूने मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि यस सारी चीजें तूने तुझे बिल्कुल अच्छे से आती है। बोलो बोलो बोलो। बहुत ही बढ़िया, अंडर रूट, शाबाश, अंडर रूट 2 RT बाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, अंडर रूट 2 RT बाई एम। अच्छा तू कंफ्यूज हो रहा है, मैं समझ गया। तूने बोला, कुछ बच्चे बोले 2 RT बाई एम अंडर रूट, है ना। कुछ बच्चों ने बोला 8/पाई RT बाई एम, यही बोल रहे हो ना, रूट RT बाई पाई, रूट RT पाई बाई रूट RT बाई पाई एम। ये आपका मेजोरिटी वाला आंसर जा रहा है ना। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया। कह रहा याद ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला था। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये गलत है। मोए 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 मोए, अच्छा सर ये गलत है। ओके सर, इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट। मैंने कहा यस, और ये भी गलत है। डबल डबल मोए मोए, दोनों ही गलत है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी यहां पर हम बोलते हैं 0। क्या केमिस्ट्री पढ़े हो बे? क्या केमिस्ट्री पढ़े हो बे? एवरेज वेलोसिटी 0। तूने जो आंसर दिया है, तूने आंसर दिया है एवरेज स्पीड का अंतर है। तूने जो आंसर दिया था ना ये वाला, तूने जो ये वाला आंसर दिया था, ये आंसर होता है मेरे भाई एवरेज स्पीड का। फिजिक्स में अगर आपसे पूछा जाए या कहीं भी आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो तू बोलेगा एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। अब सुन, ये एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं है। ये एवरेज वेलोसिटी का मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बात, कि कोई अगर आपसे पूछे सब सर एवरेज वेलोसिटी होगा क्या सर, ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। यहां पर मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी का मतलब है यहां पर कि मैं एक बंदे की मैंने वेलोसिटी निकाली v1 वेक्टर, और दूसरे बंदे की मैंने वेलोसिटी निकाली, तीसरे बंदे की मैंने वेलोसिटी निकाली, चौथे बंदे की मैंने वेलोसिटी निकाली, सबकी मैंने वेलोसिटी निकाली प्रॉपर वेक्टर के साथ, और मैंने नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इन सबका जो सम आता है वो क्या आ जाता है 0। ये वाली एवरेज वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? ये वो नहीं है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आई होप तू समझ गया होगा यहां पर। तो यहां तेरा मोए मोए हो गया। तो मोए मोए एक काम करता हूं मैं, पहले तुझे थोड़ा सा इनके बेसिक फंडा बता दूं। मैं समझ गया कि यहां पर तू गड़बड़ी कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से क्वेश्चन से मैं तुझे समझाने की कोशिश करूं कि क्या ये वेलोसिटीज होती हैं। क्लियर है? ओके मोए मोए, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मैं ऐसा कह दूं, इफ 10 particles are moving with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, और एक मैंने कह दिया 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
10 पार्टिकल से ऐसे मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 10 पार्टिकल से 2 3 4 3 3 3 5 इस प्रकार से आपके 10 के 10 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनके हैविंग विद वेलोसिटी, इतना उसने बोल दिया। तो यह वेलोसिटी लिखने से अच्छा है प्रॉपर सवाल में हमें यहाँ पे स्पीड लिखनी चाहिए। क्यों? बोले या तो आप मुझे डायरेक्शन बताओ, ऐसे क्या कह रहे हो, डायरेक्शन बताओ यहां पर, और डायरेक्शन नहीं बता रहे हो तो मैं वेलोसिटी को स्पीड ही मान के चलूंगा। ले भाई साहब, वेलोसिटी भी लिख देगा सवाल में, तो ये मत कहना हम नहीं कर रहे सवाल। क्यों है? डायरेक्शन बताओ क्या है, तो डायरेक्शन नहीं की बनी हुई तो मैं उनको स्पीड मान के चलूंगा। तो अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, पहला प्रश्न फाइंड, कोई अगर पूछे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे कि सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? सर आप ये बताओ, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स किस 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 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका आई कैप जे कैप वेक्टर बताओ, मैं तब निकालूंगा। इसलिए यहां पर कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछे फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ, तब आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड बराबर 2 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 6 जमा में 0 जमा में 1 बटे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि 10 है। इन सबको जोड़ेगा, क्योंकि ये स्पीड ही है, अगर डायरेक्शन नहीं दी है तो स्पीड ही है, तो अगर तू जोड़ेगा तो एवरेज स्पीड निकल के आएगी। जो कितनी निकल के आएगी? 3 2 5 5 6 9 9 3 12 12 3 15 3 18 18 18 19 19 19 19 19 और भाई साहब मैं कितना, मतलब मैं तो भाई साहब मैं क्या ही बताऊं, कैलकुलेशन कितनी बढ़िया कर रखी है मैंने। ठीक है 3, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने इसकी जगह 1 की जगह मैंने सपोज कर दिया 11, तो ये हो जाएगा 11। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है, अब बताओ कितना आंसर आ रहा है। तुम बोलोगे 6 5 11 11 11 दूनी 22 22 22 22 22 9 31 31 31 31 31 35 35 40, मतलब ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एवरेज स्पीड निकाली ना हमने, सबकी एवरेज स्पीड को जोड़ा, सबके स्पीड को जोड़ा, तो ये जो फॉर्मूला तूने बताया था ना ये एवरेज स्पीड का, ये यही बोला फॉर्मूला था, ये वाला। मतलब बोले सर वेलोसिटी का मॉड प्लस दूसरी वेलोसिटी का मॉड प्लस प्लस प्लस, ऐसे सबके एन नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप जोड़ोगे तो यही तुम्हारा एवरेज स्पीड आएगा, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है ये। तो हमारी बात यहां लिख देता हूं मैं सर, यहां नहीं इधर लिख देता हूं मैं कहीं पे, यहां पे लिख देता हूं कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बताओ इस केस में कितना होगा, तो उसका मतलब होता है v1 का मॉड प्लस v2 का मॉड प्लस v3 का मॉड, और ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मॉड बटे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके समझ गए सर, समझ गए। तो ये होगी एवरेज स्पीड। देख सारा खेल तू जानता है फिजिक्स में हमारी डेफिनेशन का होता है, हमारे केस में सारा का सारा खेल किसका होता है मेरे भाई? डेफिनेशंस का खेल होता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन समझो। लक्ष्य कह रहा है सर वो तो आरएमएस है, आरएमएस, बेटा लक्ष्य वेट कर ले भाई, वेट कर ले अभी, ठीक है वेट कर ले अभी। सारे फॉर्मूले तूने, मैं समझ गया हूं कि तुमने सारे फॉर्मूले पढ़े भी है और तुम्हारे दिमाग में तूने बढ़िया से खिचड़ी भी पका ली है, तो इसलिए मुझे सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से एक पेज में लिखाना है, ये मैं समझ में आ गया मुझे। ठीक है, तो मैं ये बोल देता हूं, ये सारे फॉर्मूले अभी मैं मिटा रहा हूं, ये मैं नहीं जानता क्या है, बस खत्म। अभी सारे फॉर्मूले मैं यहां पे लिखा दूंगा, एवरेज स्पीड का और किसका? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, और एक आता है VRMS का। इन सबके फॉर्मूले में यहां पे लिखा दूंगा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले इनका मतलब समझिए। तो पहला मतलब किसका? एवरेज स्पीड हो गया, सबको जोड़ो 10 से डिवाइड मार दो। कोई अगर आपसे पूछे कि सर हमें तो VRMS बताओ, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताओ, कभी कभी इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताओ कितना होगा VRMS। तो याद रखना सर इसका मतलब क्या है मेरे भाई, मैं बोलूंगा सर इसका मतलब है आपको रूट लेना है। ठीक है सर जी, रूट लेना है। बोले किसका रूट लेना है? बोले रूट लेना है स्क्वायर का मीन, मतलब मीन मतलब एवरेज। बोले हर बंदे का स्क्वायर कर दो, बोले ठीक है कर दिया। बोले उसका एवरेज ले लो, बोले ठीक है, और फिर बोले उसका अंडर रूट ले लो। मतलब इसका मतलब है स्क्वायर करके एवरेज ले लिया और उसका अंडर रूट कर दिया। स्क्वायर का एवरेज करके, स्क्वायर के एवरेज के बारे में बात कर रहा है वो कहना चाह रहा है स्क्वायर का एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ना, एन से मल्टीप्लाई करना। तो पहले काम कर, क्या बोले? पहले स्क्वायर करो पहले। सर ये क्या है? सर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये क्या है? ये सबके स्क्वायर को जोड़ दिया मैंने। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं मेरे भाई नंबर ऑफ टर्न एन से, नंबर ऑफ टर्न एन कितने हैं? 10 हैं। तो ये स्क्वायर का एवरेज आ गया। समझा मेरी बात को? ये स्क्वायर का एवरेज आ गया। और अगर मैं इसका कर लूं अंडर रूट, तो ये आ गया रूट ऑफ स्क्वायर का मीन, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये होती है तेरी कायदे में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? क्लियर है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब होता है, अब इसमें दो टर्म है, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे दो टर्म दे रहा हूं तेरे को। सही कायदे में है क्या? पहले तो मैं तुझे एक चीज बता दूं कि एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे मतलब ये दो इक्वल जो इनइक्वालिटी साइन होते हैं ना, इसको एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तुझसे पूछूं ना कि एवरेज एक्सेलरेशन बता कैसे लिखेगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। मैं तुझसे पूछूं ना कि भाई एवरेज वेलोसिटी बता कैसे लिखेगा, एवरेज वेलोसिटी, तो इसके अंदर ना ऐसे लिख देते हैं पी, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक, तो यहां दो टर्म है। पहला टर्म कि मैं तुमसे पूछूं कि एवरेज स्पीड बता, एवरेज स्पीड कैसे लिखेगा, तो एवरेज स्पीड को देख कैसे लिख देगा, सर स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मोड। तो यहां पर स्पीड की जगह तो वेलोसिटी का मोड लिख दे ऐसे। ये एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो समझने पड़ेंगे। तो अभी जैसे मैंने पढ़ा, अभी ध्यान से सुनना, हमने एक नाम लिया VRMS। ठीक, तो VRMS का मतलब होता है क्या? सर अंडर रूट लिया है हमने, किसका? सर जो वेलोसिटी है उनके स्क्वायर का एवरेज निकाला है हमने, उसको VRMS बोलते हैं। क्लियर है? मतलब अगर मैं कह दूं एक बंदा ऐसा है, सपोज एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। मैं तुझसे कहूं, मैंने कहा बता इसका VRMS क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज 3 मॉलिक्यूल से 3 से डिवाइड कर दिया का अंडर रूट। एक होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर। एक होता है आपसे कोई कहते भैया एवरेज का स्क्वायर करो, तो एवरेज का स्क्वायर मतलब पहले आपको एवरेज निकालना है फिर उसका स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ रही है? कोई अगर आपसे ऐसा पूछे कि भैया मुझे तो एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा, V इज द स्पीड, तो आप क्या बोलोगे? 3 जमा में 4 जमा में 6/3, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। लेकिन कोई अगर ऐसा बोले कि आप तो मुझे, अब समझना मेरी बात को, ये वाला टर्म अलग है, ये वाला टर्म अलग है, ये टर्म अलग है और ये वाला टर्म अलग है, ये तीनों टर्म अलग अलग है। ये फिजिक्स में कभी कभी पूछ सकता है जी एडवांस के लिए। ये टर्म अलग है, इसमें आपने क्या किया? सबका एवरेज निकाल दिया। ये टर्म अलग है, इसमें एवरेज आपने बी स्क्वायर का निकाला है, बी स्क्वायर का एवरेज मतलब सबका स्क्वायर कर दिया। और ये टर्म अलग है, ये क्या कह रहा है? सर ये तो एवरेज का स्क्वायर है, मतलब सब पहले आपने एवरेज निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर कर दिया। क्या तीनों बातें समझ में आ रही है? एवरेज का स्क्वायर करना और स्क्वायर का एवरेज करना, इसमें अंतर समझ में आ रहा है? एवरेज का स्क्वायर करने का मतलब ये होगा कि सबका एवरेज निकाला और सबको स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर का एवरेज का मतलब हो गया इंडिविजुअल बंदे का आपने क्या किया? इंडिविजुअल बंदे का स्क्वायर किया और फिर उसका एवरेज निकाल दिया। बोलो क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? मुझे ऐसा तो एहसास नहीं, मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे क्यों गलती हो गई, मुझे ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी तुम्हें। क्या ये बात सच है कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी? बोलो। है? अगर कभी भी कंफ्यूज हुआ तो नाम से उठाना, स्क्वायर ऑफ एवरेज, मतलब एवरेज का स्क्वायर करना है। ठीक है? अब वो कहेगा सर आप तो आरएमएस बताओ। मैंने कहा आरएमएस मतलब क्या है? बोले आरएमएस मतलब है रूट। बोले और क्या? बोले सर मीन, किसका मीन निकालना है? किसका? एवरेज का। इसको सॉरी 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 सॉरी, मीन मतलब एवरेज निकालना, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है किसका? स्क्वायर का। मतलब स्क्वायर का मीन निकालो पहले। स्क्वायर का मीन का मतलब क्या हो गया? B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर, इसका मीन निकालो। ले भैया इनसे डिवाइड कर दिया, ये जो निकाला था हमने। ठीक, अच्छा समझ में आ गया। आपने जो है यहां पर अगर हम बात करें कि सर 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 स्क्वायर का मीन निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटे 3। ये स्क्वायर का एवरेज आ गया। सर इसका अंडर रूट इज रूट मीन स्क्वायर। ये 3 क्यों डिवाइड कर रहा हूं सब जगह में? ये 3, ये 3, ये 3, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पे 3 दिए हैं। अगर मैंने बोल दिया चौथा मॉलिक्यूल 0 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है,
तो फिर आपको यहां पे 0 लिखना पड़ेगा और यहां पे 3 की बजाय फिर आपको 4 करना पड़ेगा। नोट्स मत लिखना बेटा, अभी तू देख रहा, अभी मैं समझा रहा हूं। और यहां पर भी लिखना पड़ेगा 0 का स्क्वायर, यहां पर भी लिखना पड़ेगा 0, यहां पर भी लिखना पड़ेगा 0 का स्क्वायर। दिस इज द होल गेम। आई थिंक इतने अच्छे से मैंने अभी बहुत आराम से बताया, तो समझ गया होगा। तो मैं पीछे की तरफ जाता हूं लौट के, ये हमारा सवाल है। तो अगर आपसे पूछेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो, तो कुछ मत करना, इस सबका स्क्वायर का एवरेज निकाल दो और अंडर रूट कर दो। ठीक है सर जी, ओके, BRMS हमने निकाल दिया। फिर एक आता है वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब यह है कि वो कौन सी स्पीड है जो ज्यादा से ज्यादा बंदों ने अपने पास रख रखी है। तो हमारी बात, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है, वो कौन सी स्पीड है, कौन सी है भाई साहब, कौन सी स्पीड है जो ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास है। जैसे कि मैं यहां पर पूछूं, मैंने कहा ये बता, मैंने कहा कौन सी स्पीड हो ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास है, तू क्या कर रहे सर, सर 3, क्यों, 1 2 3 4, 4 बंदों के पास है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये है कहानी। और हमारी बात क्लियर है। तो यहां पे तेरे सामने बेटा, चाहा तुमने ग्राफ से समझ लिया होगा, मैं समझ गया। फिजिक्स में हम लोग ग्राफ के बारे में बात नहीं करते हैं। फिजिक्स में हम लोग केवल अब यहां पर जो है केवल देखते हैं कि भाई साहब बेसिक डेफिनेशंस क्या है। अब इसके बाद आई थिंक मैंने तो ये सारी बातें बता दी है। एवरेज वेलोसिटी बता दी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, सारे वेलोसिटी वेक्टर का सम करो और एन से डिवाइड मार दो। एवरेज स्पीड मैंने पूछा, सारी स्पीड को जोड़ो, एन से डिवाइड मार दो। VRMS का मतलब अंडर रूट करो और अंडर रूट करने के बाद फिर सबका स्क्वायर का एन से डिवाइड मार दो। और एक भी मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हो गया है कि वो कौन सी स्पीड है जो ज्यादा से ज्यादा बंदे अपने पास रखे हुए हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बाद बोले ठीक है सर, अब इसके बाद यहां पर फिर ये डब्बे में अब हम कंसीडर करेंगे अपनी जो बेसिकली केमिस्ट्री है यहां पर। ठीक है, ये जो मैंने तुझे सवाल दिया, ये जो मैंने डाटा निकाला मेरे भाई, ये डाटा इस सवाल से ओरिएंटेड था, इस सवाल के हिसाब से मैंने डाटा दिया था, ये आंसर इस सवाल से आए थे। तो अब अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई साहब एक डब्बा है, उसके अंदर n मोल्स ऑफ गैस हैं जो इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, या जो भी इस प्रकार का, मैं कभी इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, ये कंडीशन अगर मैं तुझे दे दूं, तो इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है जो किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है, किसी काम का नहीं है। वो डेरिवेशन में यहां पे नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि उसको कराएंगे तो अननेसेसरी हमारे आधे से ज्यादा घंटे का टाइम वेस्ट होगा, और वो आधे से ज्यादा घंटे हमारे टोटली वेस्ट हो जाएंगे। उससे बढ़िया है कि आधे से ज्यादा घंटे में मैं तुझे PV इक्वल टू NRT में ग्राफ की प्रैक्टिस कराऊंगा। बात समझ में आ रही है, वो टाइम यहां से बचा के मैं तुझे ग्राफ की प्रैक्टिस में कराऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तुझे जेईई मेंस और जेईई एडवांस ओरिएंटेड। तो जहां के लिए कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां पे तुझे बस सबके फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बस खत्म कहानी। बोले क्या, बोले सबसे पहले सर एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, बोले एवरेज वेलोसिटी होता है ये, और यहां से हमें पता चला कि इसकी वैल्यू क्या आती है 0। फिर एक होता है एवरेज स्पीड, और एक होता है तेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है VRMS। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो VRMS निकल के आता है 3RT/m। बोलो, बात समझ में आ रही है, जल्दी मिनट से पहले। V कितना आता है भाई साहब, 3RT/m। और जब आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो यह निकल के आता है 8/πRT/m। और जब आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हो तो यह निकल के आता है 2RT/m। बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं इसमें, PV इक्वल टू NRT लगा के। तेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री में तूने पढ़ा होगा। पहला फॉर्मूला PV इक्वल टू NRT होता है, दूसरा फॉर्मूला PM बराबर ρRT होता है, ये भी तूने पढ़ा होगा, PM बराबर ρRT। P इज द प्रेशर, M इज द मोलिकुलर मास, ρ इज द डेंसिटी, R इज द टेम्परेचर, ये भी पढ़ा होगा तूने। क्या दोनों फॉर्मूले तूने पढ़े हैं, जल्दी बता दे मिनट से पहले। जैसे PV इक्वल टू NRT है, PV इक्वल टू NRT, N को तू क्या लिख सकता है, N को तू लिख सकता है मास बटे मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल जो भी निकालते थे केमिस्ट्री में। सर अगर ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैं उठा के यहां लाके चिपका दूं, मैंने कहा ठीक है, और मास को उठा के इधर ले जाऊं, मैंने कहा ठीक है। बोले ये क्या बन गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये तो डेंसिटी है। तो फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, PM बराबर ρRT। यहां पर P क्या होता है, प्रेशर, रो क्या होता है, डेंसिटी।
एम क्या होता है? मोलिकुलर मास, ये तुझे पता ही है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ा होगा तूने ये, ठीक है। और यहां पे वी क्या होता है? वॉल्यूम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बोलो। तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए ये पेज जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये है जो तेरे एग्जामिनेशन में इतने बेशरम है, ये जेई मेंस में तो बहुत बार आ चुके हैं। जितनी बार मैं जितनी कम तारीफ करूं इतना कम है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब तू ये मत कहना सब फॉर्मूला याद क्यों करा रहे हो बेटा, फॉर्मूला तो याद इसमें तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां बैठ के डिराइव थोड़ी ना करेगा। बोलो, क्लियर है भाई साहब? अब इसमें एक एक क्वेश्चन और है जो बहुत अक्सर पूछा जाता है। बोले सर ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन है? मैंने कहा यार सबसे ज्यादा तो मुझे फील आ रही है, देख ये 8/पाई, ये 3.14 होता है, इसका मतलब वी आर एम एस सबसे ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद बोले सर उसके बाद चेक करो एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा, क्यों सर? ये 8 कितना है? 3 ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसके बाद कौन होगा भाई साहब? एवरेज स्पीड। उसके बाद सब बी मोस्ट प्रोबेबल, बीएमपी। एमपी का मतलब समझ गया ना, इसी को बोल देते हैं बीएमपी, बी मोस्ट प्रोबेबल। मैं पूरा लिख देता हूं, पता चला रिवीजन में तो आधी अधूरी चीजें लिख पा रहा है। और सबसे लास्ट में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई है। ऑल दो सवाल अक्सर इन तीनों से पूछा जाता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी का मॉड। यहां से सवाल तेरे जो हैं जे मेंस में भी पूछे गए बेटा, जे एडवांस में भी पूछे गए हैं। ये जे एडवांस में नहीं, जे मेंस में अक्सर इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। बात समझ मारी है? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर ले। आपने क्या बोला है सर यहां पे इसको याद करने का तरीका? सर श्री राम जी को याद कर लो तो याद हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोली है तूने। यहां पे जो है राम जी वाली ट्रिक याद कर सकता है तू, RAM। बात समझ मारी है? पूरा लिखना राम जी, ठीक। बोले आर बोले तो बोले RMS, बिल्कुल सही बात बोली है तूने। ए बोले तो सर ये वाला जो था एवरेज। एम बोले तो बोले एम बोले तो क्या था? सब मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर है? देख कितना बढ़िया से मैंने तुझे यहाँ पे नोट्स दिखा दिए हैं। जल्दी से फटाक से जल्दी मिनट से पहले लिख ले, जल्दी मिनट से पहले लिख ले, जल्दी से। बोलो। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, लिख ले बेटा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सर RMS की फुल फॉर्म बता दो। अरे यार बताया तो यार अभी, यहां लिख दे BRMS। BRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कायदे में तो स्पीड लिखना चाहिए, मगर ठीक है वेलोसिटी भी लिख दे, इट्स ओके, वो ठीक है। लेकिन यहां से बच के निकलना है बेटा। एवरेज वेलोसिटी अगर कभी सवाल आएगा फिजिक्स में तो 0 आंसर देना, ये आंसर मत दे देना। हाँ, देख कितने बढ़िया से मैं तुझे यहाँ पर जो फॉर्मूला फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, देख रहा होगा तो यहाँ पर इनका भी रेशियो आता है इंपॉर्टेंट। अब बेटा रेशियो वेशियो मत रटना। अब तो अगर रेशियो रटने जाएगा तो मैं, तू जानता ही है, तू मुझे भी जानता है, मुझे फॉर्मूले बहुत कम याद रहते हैं। तो मैं, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ कि कम से कम फॉर्मूले याद करूँ। तो तू यही याद रख लेना बस, 3 फॉर्मूले, ठीक है। ये तो इतनी बार इस्तेमाल होगा, ये तो तू अपने आप हो जाएगा अंदर 3RT/m, ठीक है। ये तो इतनी बार इस्तेमाल होगा अंदर 3RT/m कि तू भैया ये तो मतलब तुझे याद हो ही जाएगा। ये 3 है तो बस तुझे एक याद करना भैया, यहाँ पे 8/पाई है और एक में 2 है, खत्म कहानी।
जल्दी से देखो फटाक से, मिनट से पहले। ओके, जीरो क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोगों ने बोला ना ऑल ऑल द वेलोसिटी, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, तो हम ये मान के चलते हैं उस केस में कि भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी एक तरीके, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। एक बंदे ने बोला सर जीरो क्यों होता है? मैंने कहा भाई तू एक बात समझ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तू हंसेगा। अगला सेंटेंस सुन के तू हंसेगा। बोले बोलो क्या? मैंने कहा अगर ये जीरो ना होता तो क्या सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा होता? अब तू फिजिक्स का दिमाग लगा ना, है? मान ले सारे पार्टिकल्स का मास सेम है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या लिखता? m1v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 बटे m1 प्लस m2 प्लस n3 प्लस m4। एम टर्म तेरा कैंसिल आउट हो जाता है, सेंटोमास के बाद वेलोसिटी आ जाती, और सेंटोमास के बाद वेलोसिटी आ जाती, तो इसका मतलब ये बता दे सेंटोमास यहां होगा, बोले भाग रहा है, बोले सेंटोमास भाग रहा है तो इसका मतलब अभी यहां है, बाद में वहां पहुंच गया। तो मतलब तू तो एक कहानी पेल रहा है, सर अभी डब्बा यहां है, रखा रखा डब्बा वहां पहुंच गया, हाउ इट्स पॉसिबल? आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब मैं डब्बे का भी मास ले लेता, मैं कहता होल सिस्टम, होल सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास भी है, ठीक है, और डब्बा भी है। मैंने कहा बता इन सबके लिए बता तू क्या करेगा? तो अगर तू ऐसे करेगा तो भाई साहब तो तुझे लग नहीं रहा कि जो है अगर ये वेलोसिटी जीरो ना होती तो सबको मास से मल्टीप्लाई कर दे, मास से डिवाइड कर दे, मास वास टर्म तेरा कैंसिल आउट हो जाता। जीरो ना होती तो सेंटो मास के बाद वेलोसिटी आ जाती, और सेंटो मास के बाद वेलोसिटी आ जाती, तो सेंटो मास क्या करेगा? तू करेगा भागेगा, बोले भागेगा, भागेगा अभी यहाँ है, 10-15 दिन के बाद तेरे पास पहुंच जाएगा। मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 1 महीने बाद तेरे पास पहुंच गया, तू कहेगा ओ सेंटर मास आ गया आ गया आ गया आ गया। ऐसा थोड़ी ना होता है यहाँ पर। क्लियर है? वेरी चालाक ब्रो। हाँ अब आगे फील, हाँ अब आइए फील सर, अब आइए फील के लिए तो फिजिक्स बताया करो सर, फिजिक्स फिजिक्स में फील आती है सर। हाँ बेटा यूनिट में, अच्छा वो करा सब मास किस में होता है, ग्राम या किलोग्राम में? अब वेट कर, अभी अभी वेट कर, छोड़ू ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं तुझे, सब कराऊंगा, टेंशन ना ले। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बच्चा अक्सर फंसता है, सर आर की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा आर की वैल्यू क्या होगी? बोलो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू क्या होगी? बोलो जल्दी से, कोई बताएगा आर की वैल्यू क्या होगी? बोलो। आर की वैल्यू हम मान के चलेंगे फिजिक्स में 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो एग्री करते हो? जल्दी, क्या ये आर की वैल्यू आप लोगों ने पहले कभी सुनी है? हम और क्या तू कह रहा सर हमने तो 8/3 सुनी है, अबे ये वही तो है, ओए 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 बोला, हाँ कह रहा हमने तो 8.31 सुनी है, 1.314, हम तो ये कहेंगे 25/3। हम फिजिक्स वाले हैं, हम तो फिजिक्स में कैलकुलेशन भी आसान कर दे, 8×3 = 24 बचा 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, क्या हो गया भाई? हाँ 3 बार गया ना, 3 बार गया, हाँ 3 बार गया, 3 3×3 = 9, 1 आ गया फिर 0 बढ़ा दिया, समझ में आ रही है बात? हम तो भैया 25/3 से काम चलाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर तेरा मन कर रहा है कि सर मैं तो दूसरा वाला याद करूंगा, सर कौन सा वाला? सर 8.314, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम तो इसी से काम चलाएंगे जिसका ऊपर, हमारा हमारा काम तो ऊपर वाले से चल जाएगा भाई साहब, 25/3 से, इससे कैलकुलेशन में इसी से करेंगे, ऊपर वाले से। अगर उसने बोल ही दिया, उन्हें कह दिया भैया ये मानो, तो ये मानना पड़ेगा भाई, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके नोट कर जल्दी, इसको भी नोट कर, आर की वैल्यू को भी नोट कर जल्दी से। कह रहा था केमिस्ट्री में भी इसी से करवाया था, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसी प्रकार कैलोरी में भी वैल्यूज आती है इसकी, ठीक है। बेसिकली मेरी बात सुन, जेई एडवांस में कभी तेरे सामने पीठ पीछे बार नहीं करेगा, अक्सर तेरे को आर की वैल्यू गिवन होगी, तुझे कह देगा आर की वैल्यू ये है, तू अब करके दिखा सवाल को, ठीक है। चल नोट कर जल्दी से, जल्दी मिनट से पहले। ओके ठीक है, ओके ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला। अब तुम यूनिट, अब एक काम करो, पहले एक काम करो, अब मैं, अगर तू सारी बात समझ गया है तो मुझे तू एक सवाल अब करके दिखा दे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन।
इफ 10 मोलिक्यूल्स या 10 पार्टिकल, अब ये सवाल तू मुझे करके दिखा, ठीक है। इफ 10 पार्टिकल्स हैव वेलोसिटी, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने तो सवाल इतनी देर से जो समझाया, मुझे तो भैया सब लोग सही आंसर निकाल के दो। फाइंड, पहला प्रश्न एवरेज स्पीड, दूसरा प्रश्न क्या आरएमएस, वी आरएमएस, बस ये दो निकाल दे, और तीसरा प्रश्न वी मोस्ट प्रोबेबल। ये तेरे नोट्स बनवा रहा हूं मैं, पिछले वाले सवाल का डाटा बड़ा खराब था, खराब इसका भी आ सकता है, बस तो इसको सॉल्व करते हैं। अरे शिवाचरण क्या कर रहा है सर? सर वो शिवाचरण इतनी देर से मैसेज टाइप, शिवाचरण एक बात बता, ठीक है, वो कह रहा है सर डू यू लाइक प्रयास और अर्जुना? बेटा शिवाचरण, आई डोंट लाइक द वे यू आर टाइपिंग हेयर, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं यहाँ मास्टर या पढ़ाने में लगा पड़ा है कि आर की वैल्यू क्या होती है, पी इक्वल टू एन आर टी के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा है, और यहाँ पर जो है तुम जो कैसे वी आर एम एस, और तू साले आधे घंटे से, जब से क्लास स्टार्ट हुई है 15-20 मिनट से कंटिन्यूसली यही टाइप किए जा रहा है। इसी को तो स्पैमिंग बोलते हैं। बैच मैनेजर इसको ब्लॉक करो यार, इसी को स्पैमिंग बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर आंसर सॉल्व कर रहे हैं, 2.8 आंसर निकाल के दे रहे हैं, तू सवाल सॉल्व करने की बजाय तू बस ऐसे कंट्रोल भी करे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब तू नोट्स बना ही नहीं रहा है, मास्टर बेवकूफ है फिर जो मैं नोट्स बना रहा हूं फिर यहाँ पर है। बैच मैनेजर शिवन चरण को ब्लॉक करो यार, इनको उसको ब्लॉक करो यार, ये ऐसे लोग नहीं चाहिए क्लास में यार। ये सवाल है तेरा, कोई अच्छी चीज पूछ तो मैं बताऊं भी, लगा पड़ा टाइप करने में लगातार कंटिन्यूसली। शिवाचरण को ब्लॉक कर दीजिएगा, शिवाचरण। सॉरी, अब सॉरी बोल रहा है, क्यों सॉरी बोल रहा है? तू क्या नया है क्या? तू जानता नहीं है क्या मुझे? लास्ट मौका बेटा, छोड़ रहा हूं तुझे मैं। तू 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 ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कि मुझे जानता ही नहीं है बिल्कुल भी? पहली बार मेरी क्लास अटेंड करने आया, मेरा डाउट बताओ। सर बोले क्या डाउट है तेरा? सर आपको अर्जुना बैच ज्यादा पसंद है, प्रयास ज्यादा पसंद है? अब ये क्या जवाब, ये क्या सवाल है भाई? मेरे लिए तुम दोनों पसंद हो। अब ये मत सोचना कि तू उम्मीद कर रहा है तेरे बैच में तो आके कहूंगा मेरे को अर्जुना पसंद है, प्रयास में जाके कहूंगा मेरे को प्रयास पसंद है। नहीं, मेरे लिए तुम दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हो। हाँ, अभी अभी के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा केयर जो रहेगी वो थोड़ी प्रयास वालों की रहेगी, क्योंकि उनको अभी समय उनके पास नहीं है, उनको जो अभी एग्जामिनेशन देना है, तो वो तुमसे ज्यादा परेशान है। घर में जब दो भाई होते हैं, ठीक है, और दोनों में से आपसे अगर आप अपने पापा से पूछो किसको ज्यादा प्यार करते हो, तो बोलेगा दोनों को ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जिस भाई के ऊपर थोड़ी मुसीबत आई होती है, जो भाई ज्यादा नर्वस होता है, उस वक्त उसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये बात सच है। तो उनका क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने वाला है, जे मीन्स एग्जामिनेशन वो देने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है केयर मुझे आपकी भी है, पूरी आपकी भी पूरी केयर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो उनको थोड़ा सा भी नर्वस, ऑब्वियसली जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आता जाएगा तो वो थोड़ा सा नर्वस होते जाएंगे, ये बात सच है। उसी प्रकार अगले साल जब तू पहुंचेगा 12th क्लास में, तो वही नर्वसनेस तू भी फील करेगा, तो वही चीज मैं तुम्हें लेके भी मैं फील करूंगा कि मैं तुम्हें लेके ज्यादा इमोशनली या ज्यादा मैं और ज्यादा, और तो मेरे लिए आप दोनों बराबर हो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें किसी प्रेशर में रखना नहीं चाहता, क्योंकि सिलेबस जो है तुम्हारा भी 1.5 साल चलेगा आराम से, तो तुम मत, तो बस मैं तुझसे उम्मीद चाहूंगा पढ़ता रहे, बस तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ता रहे बस तो। यस वी आर फैमिली, यस हम फैमिलीज हैं। आप छोटे भाई हो और वो तुम्हारे बड़े भाई है, और मैं उन सबसे बड़ा भाई हो गया, तो ये समझ ले। देखा कितना अच्छा आंसर दिया उसने, कह रहे सर यस सर वी अंडरस्टैंड, बिल्कुल। मतलब तू देख, मैं ऐसे नहीं करूंगा तो कहने लगे कि सर यहाँ पे तो बोल रहे हो अर्जुन अच्छा है, वहां बोल रहे हो प्रयास अच्छा है। मुझे पता है तुम लोग क्लिप भी वायरल करते तो ये उठा के उधर भेज दोगे, देखो और देखो प्रयास वालों से अर्जुना वाले ज्यादा अच्छे हैं। प्रयास वाला कहेगा प्रयास वाले ज्यादा अच्छे हैं, बोले सलीम सर से पूछ लो, बोले सलीम सर तो खुद कह रहे थे, बोले अर्जुना बैच में कह रहे थे अर्जुना वाले अच्छे, प्रयास में कह रहे प्रयास वाले अच्छे। तुम अच्छा करोगे मैं तुम्हारी तारीफ वहां भी करूंगा और करता हूं, तुम अगर परेशान करोगे, खराब करोगे, यहाँ पे स्पैमिंग करोगे, तो ये भी वहां पर परेशान कर रहे हैं यार वो आजकल। दोनों चीजें होती हैं बेटा।
है ना। चल खैर आगे बढ़ते हैं। सर एवरेज स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सर सीधा बोलो सर एवरेज स्पीड सर 5 जमा में 3 जमा में 0 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 2 जमा में 5 जमा में 1 जमा में 4 ओके जमा में 2 ठीक है जी ओके टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10 10 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब जोड़ ले जोड़ेगा तो कितना 5 3 8 8 2 10 16 17 22 22 22 24 28 2.8 सब लोगों ने सही आंसर निकाला। एवरेज के लिए अगर बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एवरेज निकालना पड़ेगा स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे इसे लिखते हैं सब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटे 10। अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा ये तुम खुद कर लो भाई कितना आंसर दे रहे हो भाई 10.2 दे रहे हो तुम हैं। आओ चेक कर लेते हैं देख ये हो गया 5 पंजे देख पहले तो ऐसा समझ 1 2 3 3 3 9 3 27 ठीक है 5 पंजे 25 25 25 50 ये हो गया ये हो गया ये हो गया 4 और 1 5 4 और 1 5 4 चौक 16 4 20 तो ये हो गया तेरा 25 ये हो गया 75 75 75 27 102 तो इसका मतलब √102 10 से डिवाइड मारेगा 10.2 शाबाश लोंडो इतनी बढ़िया कैलकुलेशन तुमने खुद कर ली। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी 1 2 3 सही है। और हाँ बेटा इसका रूट मैं लिखना भूल गया आंसर में मैं लगा दिया लेकिन यहां लिखना भूल गया ये ले भाई ये हो गया रूट। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई बोलो है ठीक है सर। एक छोटा सा सवाल मैं तेरी केमिस्ट्री चेक करना चाहता हूं मैं सवाल निकालना चाह रहा हूं कि फाइंड VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन 300 केल्विन छोड़ 27 डिग्री सेल्सियस ये निकाल के दिखाओ। एक छोटा सा सवाल जो कि इतनी कम लैंग्वेज में समाप्त हो गया ठीक है। अच्छा वो कहना चाह रहा है सर ये ज्यादा आ रहा है अबे ये सुन 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 तू कहना चाह रहा है कि सर इसमें उल्टा हो गया क्या उल्टा हो गया RA सर ये उल्टा हो गया सर एवरेज स्पीड ज्यादा आ गई तो आने दे हो रहा है तो होने दे मेरी बात समझना ये चीज जो मैंने लिखाई है ये इसके लिए है समझ में आ रही बात ये आंसर जो आया है ये हमारा इस गिवन डाटा के हिसाब से आंसर आया है। तो कभी अगर तेरे सामने ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो तू ऐसे ही सॉल्व करके देगा क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है हमें डेफिनेशन के हिसाब से हमको आंसर देना है ठीक है। यहां पे तुझे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कम आ गई है तो आने दे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें इस हिसाब से आंसर देना बेटा ये दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है। चल ये निकाल के देखा VRMS का मतलब समझ रहा है VRMS का मतलब वही अभी जो हमने लिखा था VRMS बराबर √3RT/m। आई जस्ट वांट टू चेक कि तुम यहां पर क्या वैल्यूज वगैरह ठीक से पुट कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये निकाल के दिखा जल्दी से फटाक से मिनट से पहले जल्दी करो। जल्दी जल्दी अब तू सोच रहा होगा सर सर ये बताओ सर सर M किस में रखूंगा है अब तू जान भैया कैसे रखना है देख सब VRMS बराबर 3 तो 3 रहेगा R की वैल्यू 25/3 टेम्परेचर को 27 मत पुट कर देना 300 केल्विन बटे मॉलिक्यूलर मास क्या मैं 32 लिखूं कितने लोगों ने ये आंसर निकाला है बोलो क्योंकि अगर किसी ने ये लिखा है तो गलत है याद रखना SI सिस्टम में जाएंगे तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज अ करेक्ट आंसर
ठीक है, मैं ये सवाल बस इसलिए करा रहा था कि यहां पर ये जो टर्म है ये वाला, यहां पर मास जो था वो 32 नहीं करना है, 32 ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर ले। इसके अंदर कैलकुलेशन जो भी आंसर आएगा मुझे मतलब नहीं है, मेरा फर्ज यहां पे तेरा ये था कि सबसे पहले डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन में पुट करना है, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में 25/3 पुट करो सुकून के साथ, और जो मास है उसको केजी में कन्वर्ट करके देखो। ठीक है, हो गया, नोट कर ले। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना असली मजेदार चीज। अब आएगा मजा, देख अब आएगा, अब आएगा मजा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। ओके सर, ओके सर, नेक्स्ट। अब आएगा, देख मजा। बेटा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चों को ग्राफ रीड करना नहीं आता तो इसका मतलब समझ जा कि वो निपट गया, उसे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं आता। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर बढ़िया तरीके से तुम्हें तैयार करूंगा ग्राफ के लिए। किसी के ग्राफ अच्छे हैं तो जो सब जगह फोड़ा फाड़ी मचा देगा, सब जगह वो फोड़ा फाड़ी मचा देगा अगर किसी का ग्राफ वाला पोर्शन बहुत अच्छा है तो। ठीक, तो ध्यान से समझना मेरे भाई, चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक, अब इतना ही था, इसमें जो परेशान करने वाली चीज थी वो बस यहीं तक थी। ठीक है, जो भी यहां पर थोड़ी सी परेशान करने वाली चीज थी वो केवल यहीं तक थी कि बी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, बी एवरेज क्या होता है, बी आरएमएस क्या होता है। हमें अननेसेसरी इनके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन अब इसके बाद तो भाई साहब मजा आएगा, क्योंकि ग्राफ के बाद ही तुम्हारा एक तरीके से फिजिक्स में चैप्टर स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले मैंने अगर सपोज, अच्छा तुझे इतना पता होगा कि पीवी बराबर होता है एनआरटी। मैंने कहा हाँ जी भैया, एक ही फॉर्मूला है जो कई बार यहां पर इस्तेमाल होता है, आप सबको पता होगा। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर यहां पर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर केल्विन होता है। मैंने कहा ठीक है। अब ग्राफ के सवाल देख, सपोज मैं ऐसा बोलूं, मैंने बोला भाई साहब ये प्रेशर है और ये यहां पर टेम्परेचर है। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, प्लीज 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 किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। आप अगर चाहते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में सारे सवाल आप बना सको, तो जिस तरीके से मैं इस चैप्टर को देखता हूं आपको भी उसी तरीके से इस चैप्टर को देखना पड़ेगा। आप समझ मारिए, जिस चैप्टर से मैं जिस नजरिए से मैं देखता हूं उस नजरिए से तुझे इस चैप्टर को देखना पड़ेगा। अगर उस नजरिए से तू देखना सीख गया, बिलीव मी, मजा ही आ जाएगा तुझे इस चैप्टर में, और कभी तुझे यहां पर कोई परेशानी भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है सर जी, सर एसएम सर ने बहुत अच्छे से करवा दिया, बहुत बढ़िया। अगर एसएम सर ने बहुत अच्छे से करवा दिया, लेकिन अगर एसएम सर ने बहुत अच्छे से करवा दिया बेटा, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि एक बार मैं भी अपने तरीके से बता दूं इसको। आप समझ मारिए, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से अगर नहीं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं, क्या पता तुम्हें आता हो, तुम्हारी स्पीड पता चल जाएगी मुझे अभी। अगर मैं एक सवाल दे रहा हूं, प्लीज ये सवाल मुझे अभी बताओ, मैं चेक कर लेता हूं, जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग यू। ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। मैं दो सवाल तुम्हें दे रहा हूं, दो सवाल दे रहा हूं, मैं चेक कर लेता हूं, तुम अगर आंसर सही दे देते हो, इसको मैं कह दे रहा हूं सपोज 2.5, ठीक है, या 2 वॉल्यूम मैंने मीटर क्यूब दे दिया है, इसको मैंने कह दिया है 8 मीटर क्यूब, ये 8 दे दिया है। यहां पर प्रेशर मैंने बोल दिया है सपोज, मान के चलो 10 है, और ये मैंने बोल दिया है सपोज ये 40 है, 40 नहीं कुछ और लेते हैं, इसको मैंने बोल दिया सपोज ये 30 है। मेरा प्रश्न ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट डी है, और ये 10 की जगह मैंने 5 ले लिया। चलो, इफ टेम्परेचर एट ए बराबर 100 केल्विन, टेम्परेचर एट बी बताओ, टेम्परेचर एट सी बताओ, टेम्परेचर एट डी बताओ। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर मैंने बोला एक ग्राफ ऐसा, तूने बोला कि सर एक ग्राफ आता है इसलिए मैं तुझे सवाल दे रहा हूं, अगर मैंने ऐसे बोला एक ग्राफ ऐसा है, ये 2p है, ये p है, ये वॉल्यूम है, ये 2v है, और मैंने बोला ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, a से लेके b कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आई एम जस्ट चेकिंग, मुझे जल्दी से बता दे जरा। कहना कद्दू है, आंसर निकाल। कद्दू कद्दू कर रहा है, नहीं आता नहीं आता, कह रहा था पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता। देख मजाक मत कर, देख देख मैं सवाल दिया बड़ी उम्मीद के साथ, चेक कर जल्दी कर। लेट मी चेक यू, मुझे एक बार चेक करने दे बेटा, बहुत मजेदार चैप्टर है ये,
कोई गधे से गधा बच्चा भी अगर ये चैप्टर पढ़ेगा ना पूरी सिंसियरिटी के साथ, मैं उससे भी जेई एडवांस के सवाल करवा लूंगा। तू देख लेना, तू रिकॉर्ड कर ले इस बात को जो मैं तुझे अभी कहने जा रहा हूं। कोई क्लास में गधे से गधा बच्चा जो तमीज से, जिसको पहली बार में चीजें समझ में नहीं आती है, अगर वो भी इस चैप्टर को यहाँ पे बैठेगा मेरे साथ सिंसियर तरीके के साथ पढ़ेगा, मैं उससे भी जेई मेंस और जेई एडवांस के सवाल करवा के ले जाऊंगा। बोलो, कह रहा भूल गए, भूल गए, सब भूल गए। और कर बे, अबे कर, ये गलत बात है, कद्दू कद्दू कर रहा है तू। आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। पहला आंसर आप लोगों ने दिया आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि गलत है। पहला सवाल तो तुमने सबने निपटा दिया, ये हटा दे, चल रहने दे, गलत है। अब देख ले भाई, ये सवाल जो है ना, पूरा सवाल 1 2 3 10 सेकंड का है। ये पूरा सवाल 10 सेकंड का है। अगर तू मेरे हिसाब से चलेगा तो, मेरे नजरिए से चलेगा तो, ठीक है। तुम्हें मैंने 2 से 3 मिनट का टाइम दिया, अभी भी तुम आंसर नहीं निकाल पाए। 1-2 बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी आंसर नहीं निकाले हैं, इसलिए जमीन पे आ जाओ बेटा। अपने अरमानों का जहाज जो हवा में लिए उड़ा रहे थे ना, लौट के नीचे आ जाओ वापस सब, थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा केमिस्ट्री वाला पढ़ के आ जाना, हो सके तो नेक्स्ट क्लास में एसएम सर की ऐसे बेइज्जती मत कराओ यहाँ पर तुम लोग। मुझे पता है सर ने बहुत शानदार बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, और तुम यहाँ पर आंसर नहीं दे पा रहे हो यहाँ पर। हाँ, इतनी देर के बाद आंसर दे रहे हो। चलो चलो, कोई बात नहीं। इस सवाल का आंसर 10 सेकेंड में मैं अभी तुझसे निकलवाऊंगा, थोड़ी देर के अंदर तुझसे निकलवाऊंगा। एक बार अब मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दे, ठीक है भाई साहब, ठीक। अब ध्यान से समझ। सबसे पहले यहां पर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मैं तुझसे ऐसा बोलूं यहां पर कि सर, सपोज मैंने ग्राफ बना दिया ऐसा, केवल ऐसा ऐसा खड़ा बना दिया, सपोज ऐसा, और यहां पर एरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सपोज एरो ऐसे बना दिया, और ये यहां पर मैंने बोल दिया ये। सर इसको रीड करो। सबसे पहले मैं तुझे रीड करना सिखाऊंगा, रीड करना, ग्राफ को रीड करना सिखाऊंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तू बोलेगा सर अगर मैं ग्राफ को रीड करूं तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है, बाइक कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाए, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। मतलब मैंने कहा इसका मतलब यहां पर जो गैस है, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसका प्रेशर बढ़ रहा है। पीवी इक्वल टू एनआरटी ठोक। देख भैया, सर एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है गैस का। इसका मतलब जिस पिस्टन में तूने इसको रखा है, जिस पिस्टन में तूने इसको रख रखा है, कुछ ऐसी कहानी होगी कि ये जो पिस्टन है वो होले होले पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ताकि पीछे की तरफ मूव करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है, डब्बे का जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में गैस है, उसका वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। अगर 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 टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल नाम से उठाओ, आइसो मतलब सेम, थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर। याद रखने का तरीका देख, सबसे बढ़िया तरीका आइसोथर्मल, ठीक। आइसोथर्मल, थर्मल, थर्मल इज बिलोंग टू द टेम्परेचर, खत्म कहानी। तो हमें, मैं तुझे सबसे पहले जो चीज सिखाऊंगा वो ये है कि कैसे तू ये देख। अब कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं बॉयल्स लॉ चार्ल्स, अब भाड़ में गया बॉयल्स लॉ चार्ल्स, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तुझे मैं 10 सेकंड के अंदर उसको भी याद करा दूंगा, उसकी टेंशन मत ले, ठीक। मुझे तेरे अंदर केमिस्ट्री में अक्सर क्या होता है कि हम, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा जो नोट्स में लिख दी जाते हैं बातें, हम उसी पर ही इंक्लाइंड हो जाते हैं। हमें तो बस यही आता है, इसका आजू बाजू हम जाते नहीं ज्यादा था। लेकिन फिजिक्स में हमें चीजें डेवलप करनी है, क्योंकि जी एडवांस में तो भाई साहब फिजिक्स में खूब खेलता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुझे इन कुछ चीजों के साथ खेलना सिखाऊं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कि तुम खेलो इनके साथ, पता लगाओ कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। जैसा अगला सवाल देख, ध्यान से देख, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है सर जी। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, अब यहां पर वो भी तो बनती थी ना, नहीं बननी, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, ये ले, यहां ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, नहीं ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, यही मैंने ले लिया थोड़ी देर के लिए। और इस बार मैंने जो ग्राफ बनाया, इस बार मैंने ग्राफ बना दिया मेरे भाई ऐसा,
मैंने कहा ये बता इसमें क्या हो रहा है। एरो मैंने ऐसा बना दिया, मैंने आगे की तरफ एरो बना दिया। मैंने कहा पता क्या हो रहा है, तो यहां से फील आ रही है। बोले सर जी यहां पे जो प्रेशर है, शायद तुझे इतना समझ में आ गया होगा सर, सब जगह वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब सर इसमें समझ में आ गया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है सर, टेम्परेचर के साथ? मैंने कहा जैसे जैसे तू आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर तेरा इंक्रीज हो रहा है, साफ फील आ गई है। और जैसे अब ये ठोक पीबी बराबर एनआरटी, सब पीबी बराबर एनआरटी। मैंने कहा ठीक है सर जी, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम तेरा बढ़ रहा है। और वॉल्यूम तेरा बढ़ रहा है तो तेरी गैस क्या हो रही होगी मेरे भाई, एक्सपेंड हो रही होगी। जब गैस एक्सपेंड होती है तभी वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक, तो आई होप तूने यहां से ये चीज सीखी। अब यहां से अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं ऐसे उसको हम लोग, आइसो बार। इसको भी ऐसे याद रख ले, बार बार तूने पढ़ा होगा, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, कहीं ना कहीं देखा होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब समझ जा, ये आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। और और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोथर्मल। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तीसरा, ठीक है सर जी क्लियर है, क्लियर है। अगला, अगला मैं अगर बोलूं, मैंने बोला भाई साहब यहां पर प्रेशर है और यहां पर वॉल्यूम है, मैंने एक्स एक्स बाय एक्स चेंज कर दिया, मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसा ये ले इस प्रकार का ग्राफ बना दिया मैंने। बोला ठीक है सर जी, और एरो मैंने बना दी ऊपर की तरफ, ये ले ऊपर की तरफ एरो बना दी मैंने। अब मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा इसको रीड करके दिखा, तो तू बोलेगा रीड करना है? बोले सर ये बताओ, इस सवाल में साफ साफ दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी लगातार क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। इसका मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब सर इसका मतलब जो पिस्टन होगा, जो बक्सा होगा, वो तेरा कांस्टेंट हो गया है, आप बस उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोछोरी प्रोसेस। क्लियर है भाई साहब? कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है, छोरियों प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है। अक्सर छोरियां जो होती है ना, अक्सर जो छोरियां होती हैं वो अक्सर अपने, समझ रहा है ना, जो छोरियां होती है ना वो वॉल्यूम पे विशेष ध्यान देती हैं, है ना। आई मीन तू समझ गया होगा, ठीक है। वो ध्यान देती हैं कि भैया मोटी ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा ना हो जाए। वो हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बॉयज़ को, तो हमें तो पता है भाई साहब, ठीक है, कुछ भी कर ले कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है भैया, जिंदगी हमारी तो ऐसी कटती है, तो इसलिए बॉयज़ पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, वो पहले ही गिव अप मार देते हैं, ठीक है। तो जो है, तो इसलिए कभी भूल गया तो याद रख ले, आइसो छोरी मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसो थर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, आइसो बारिक मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट। बोलो 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 बोलो। बुरा मत मानना यार, देखो कन्या हूं, बुरा मत मानना, देखो ठीक है। अगर इस बहाने किसी तरीके तुमने याद कर लिया इस तरीके को तो सच्ची क्या बात है भाई। हम्म, बोलो मेरे भाई, क्या समझ में आई? क्या समझ में आया? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, पक्का? ठीक है चल, इसको नोट कर जल्दी से, फटाक से नोट कर। और अगला सवाल तू करके दिखा, नेक्स्ट। चल ये बता इसमें क्या हो रहा है। एरोस में मैंने नीचे बनाया बेटा, बहुत हिसाब से करना देख इस सवाल को। एरो में नीचे बनाया, चेक करके बता इसमें कौन कौन है, कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। वो कह रहा है सर मोटी का मतलब क्या है? अरे मोटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यार, तुम कुछ और समझ रही थी क्या? है? हुँ? तुम कुछ और समझ रही थी क्या? मोटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम्म, सर कॉफी मत कीजिए, अरे यार मेरा गला पेन कर रहा है ना, तो कॉफी पीना पड़ेगा, गरम गरम गले से नीचे उतरेगा ना, सुकून मिल रहा है। लिखो जल्दी, इसके बारे में बात करो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? यस, यस, बस चैप्टर उठ गया बस, और क्या है, इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था। आइसोकोरिक, बहुत ही बढ़िया, देख ध्यान से देख। तू बोलेगा कि सर जी यहां पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो है वो घट रहा है,
तो सर यहां पे चेक करो, सब वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर घट रहा है, जब ये घटेगा तो ये भी घटना चाहिए, और यहां पे वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर घटेगा, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? ओके 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 मेरे भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 सवाल नहीं है, ये कम से कम 16 सवाल हैं, एक के अंदर 4 सवाल हमने करनी है यहाँ पर, 4 के बाद। चल अगला चलते 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि सर ग्राफ मैंने देख ऐसे बना के रख दिया, ऐसे बस इतना ही बना के रखा है, और इसमें मैंने ऐसा बोला है कि ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है सर जी, ओके, जैसे आप बोलो वैसे मान लेते हैं। और मैंने बोला भाई साहब ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, बताओ अब क्या होगा। तो ये जब कभी समझ में ना आए तो ये बता क्या पीबी बराबर एनआरटी होता है? हाँ सर। अगर मैं वॉल्यूम उधर लेके चला जाऊं तो पी बराबर एनआर बाई वी इंटू टी होगा। हाँ सर, ओके। मैंने कहा भाई तू मुझे एक बात बता, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब सॉरी यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये y इक्वल टू mx का ग्राफ है, ये y है ये x है, तो क्या तुझे फील आ रही है y बराबर mx? बोला हाँ सर फील आ रही है। तो इसका जो स्लोप है वो साफ साफ दिख रहा है, स्लोप तो m होता है, और m की जगह कौन है, nr अपॉन v, और स्लोप तेरा कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोले सर ठीक है, तो समझ गया वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब हो क्या रहा होगा। मैंने कहा देख जैसे एरो के हिसाब से तू बढ़ेगा, ध्यान से देख ले, तुझे यहाँ पे साफ साफ फील आ रही होगी ये इनिशियल और ये फाइनल, और जैसे ये आगे जा रहा है वैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम तेरा क्या है, कॉन्स्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो छोरी दिखाई, छोरी 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 समझ गया ना, हाँ छोरी छोरी दिखाई देनी चाहिए, मतलब आइसो छोरी दिखाई देनी चाहिए, आइसो कोरिक प्रोसेस। बोलो क्या तू रीड करना सीख रहा है, ये बता, क्योंकि मुझे अभी तेरे अंदर ये चीज डेवलप करनी है, तू ग्राफ रीड करके सीख पाए, ईच एंड एवरी बच्चा इस क्लास का वो सीख पाए। बोलो क्लियर है? ठीक है सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर यही सवाल में अगर मैं ऐसा बोल दूं क्या, बोले सर जी मैं बोल दूं यहां पर, सर यहां पर है वॉल्यूम, मैंने कहा ठीक है, यहां पर है टेम्परेचर, मैंने कहा ठीक है, और हमने सपोज इसको दे दिया ऐसे ऐसे, और ये भैया वापस ऐसी ओरिजिन से ही पास कर रहा है, लाइक दिस। बोले सर इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे भाई देख सबसे पहले तो यहां से तू एक बात बता, क्या तेरे को फील आ रही है? बोले क्या फील आ रही है? बोले सर सर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। हाँ सर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अगर मैं पीबी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं, अगर मैंने यहाँ पे पीबी इक्वल टू एनआरटी लगाया तो यहां से क्या फील आ रही है? बोले टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर के बारे में तो मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूं। अरे मेरे भाई अगर मैं इस प्रेशर को इधर लेके चला जाऊं तो देख क्या यहां y इक्वल टू mx इक्वेशन मिल रही है क्या? सर पीबी इक्वल टू एनआरटी मतलब v बराबर एन आर बाई पी बाई टी। तो सर ये तो वाई एक्स में आ गया, वाई में, और ये एक्स में आ गया, और सर ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इसका जो ग्राफ है वाई इक्वल टू एम एक्स है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब एन आर अपॉन पी कांस्टेंट, दैट मीन इसका जो प्रेशर है वो क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट। मैं पहले बता दूं ऐसे सवालों में मैंने सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया है कि नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से तूने गैस भर दी बाहर से तूने मोल्स भर दिए, ये सब नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं, इसलिए प्लीज यहां पर पैनिक मत होना, ये मत समझना सर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाए तो, अब चेंज हो जाए तो बाद में देखेंगे, अभी नंबर ऑफ मोल्स सेम है, अभी एक डब्बा है और डब्बे में हम पिस्टन के साथ कुटर पुटर कर रहे हैं, अभी समझ, अभी हम सारा खेल इसी के साथ ले रहे हैं, इसके साथ, डब्बा है डब्बा, ये डब्बा, और यहां हमने लगा दिया हीटर, और ये है पिस्टन, अभी हम यही खेल रहे हैं, मतलब कभी हम लोग पिस्टन को अंदर बढ़ा अंदर अंदर मूव कराते हैं, कभी आगे मूव कराते हैं, कभी हीटर चालू करके हीट दे रहे हैं, कभी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बस अभी हम यही गेम खेल रहे हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अंदर वो तेरे कांस्टेंट है। बोलो 100% क्लियर, बोलो क्या हद तक क्लियर हो गया सारी चीजें हैं? पक्का 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 पक्का
है। हाँ, अंकल का टीवी डब्बा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लोंडो। चलो अब मैं कुछ यहां पे देता हूं सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 1, पूरे चैप्टर में मैं मुश्किल से 10 से 15 सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होंगे। अगर तुमने उसको याद कर लिया, कैच कर लिया, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले, सब पीवी बराबर एनआरटी होता है। मैंने कहा हाँ, पीवी बराबर एनआरटी होता है। बोले अगर कभी पीवी का प्रोडक्ट अगर कभी डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। मतलब मतलब पीवी का प्रोडक्ट जितना गुना होगा टेम्परेचर भी मेरे भाई उतना ही गुना हो जाएगा। पीवी का प्रोडक्ट जितना गुना बढ़ेगा टेम्परेचर का प्रोडक्ट उतना ही टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि एनआर तो कांस्टेंट है। बोले सर सवाल 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 सवाल, मैंने कहा सवाल देख तू ऐसे समझ, मैं तुझसे कह दूं यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है, मैंने ऐसे एरो बना दिया है, अब मैंने बोला है कि सर जी यहां पर वॉल्यूम है, सर जी यहां पर प्रेशर है, सर जी यहां पर 4 वॉल्यूम है, तो अगर मैं कह दूं कि यहां का टेम्परेचर T0 है तो यहां का टेम्परेचर कितना होगा, तो सीधा बोल सर इस जगह पे पीबी का प्रोडक्ट कितना है, P इंटू भी। सर इस जगह पे प्रेशर कितना है, P, वॉल्यूम कितना है 4B, तो पीबी का प्रोडक्ट प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट 4 गुना हो गया, तो टेम्परेचर भी 4 गुना हो जाएगा, तो सीधा बोलेगा 40 नॉट। खोपचे में इस बात को लिखो कि पीबी का प्रोडक्ट जितना गुना बढ़ जाएगा टेम्परेचर भी उतना ही गुना बढ़ जाता है। जैसे अगला सवाल देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले प्रेशर और ये वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है, और मैंने बोला भैया यहां पर एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी है, इस प्रकार से मैंने लाइन खींच दी है, ध्यान से देखना यहां पर क्या 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 क्या, मैंने ऐसे लाइन खींच दी है, और ऐसे लाइन खींचने के बाद मैंने अब आपको बोला कि सपोज यहां पर प्रेशर है P और यहां पर प्रेशर है, सपोज इस जगह पर प्रेशर है, सपोज मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए 7P इस जगह पर, ठीक है सर जी। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई अगर इस जगह पे टेम्परेचर सपोज 100 केल्विन है तो यहां टेम्परेचर कितना होगा, तो तू सीधा बोल सर जी देखो। हाँ, मैंने कहा भाई यहां पे देख के बता सर, यहाँ पीवी है सर, ये मान लो ये वॉल्यूम भी है, ठीक है, यहाँ पीवी का प्रोडक्ट कितना है, मैंने कहा यार पीवी का प्रोडक्ट तो पीवी है, तो सर इस जगह पे अगर आप यहां जाओगे, मैंने कहा ठीक है भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बोले सर अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो सर ये बताओ जिस जगह पहुंचे हो इस जगह पर सर पीवी का प्रोडक्ट कितना हो गया है, तो मैं कहूंगा देख प्रेशर 7 गुना हो गया और वॉल्यूम भी है, तो पीबी का प्रोडक्ट 7 टाइम्स हो चुका है, तो इसका मतलब सर यहां पर टेम्परेचर पीबी का प्रोडक्ट 7 गुना हो गया है 700 केल्विन। बोलो क्या फील आ रही है? इस चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख अगला सवाल, चल भाई साहब नया सवाल बनकर तैयार हो गया तेरा, ध्यान से देखना भाई, मजा आएगा सवाल में। A B C, क्लास में होते तो तुम कहते D, हाँ सर हमको आती है ABCD, आती है सर, आती है ABCD, आती है। A B C D, ठीक है सर जी, ओके ओके, मैंने एरो बना दिया मेरे भाई, देख ऐसे ऐसे मैंने एरो बना दिया, मैंने बोला ये प्रेशर ये वॉल्यूम B है, ये वॉल्यूम सपोज 2B है, ये प्रेशर सपोज P है, ये प्रेशर सपोज 3P है। मैं पूरा मजा लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि A से लेके B सारी इंफॉर्मेशन बताओ क्या हो रहा होगा। तू कहेगा A से लेके B, सर A से लेके B अगर अपन देखे तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैं टेबल ही बना देता हूं साला, देख बढ़ आ जाएगा, देख प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रोसेस। आ जाओ, यहां मैंने बोल दिया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रोसेस। रीड करना सीख भैया, ए से भी अगर तू जा रहा है तो ए से भी बता प्रेशर क्या है, सर कांस्टेंट ही, अरे प्रेशर हमारा कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब प्रोसेस इज आइसोबारिक। और खेल और खेल और खेल और खेल और खेल, बोले और बताओ सर, मैं और बता, बोले सर ऐसे भी जा रहे हैं, ठीक है सर वॉल्यूम बताओ क्या हो रहा है, सर वॉल्यूम तो सर जैसे जैसे आगे जाओगे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग।
मन का वैल्यू ये टेम्परेचर बता, बोले ए की फॉर्मूला ऐसा पीबी बराबर एनआरटी, ये लगा दो। बोले अब बताओ, बोले प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगला, अगर मैं बात करूं सब बी से लेकर सी तक, बताओ क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, देख बी से लेकर सी तक अगर तू जा रहा है तो वॉल्यूम तेरा कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम तेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुझे दिखनी चाहिए आइसोथोरिक प्रोसेस, ठीक है सर। और बताओ, और बताओ। मैंने कहा जैसे तू नीचे से ऊपर जा रहा है तो चेक करके बता, सब प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, देख टिंग 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 टिंग, प्रेशर बढ़ गया सर, तो प्रेशर बढ़ रहा है। सर टेम्परेचर बताओ सर, मैंने कहा देख प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीबी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग। बात समझ में? ओके सर, ओके सर, ओके सर। उसके बाद सी से लेकर डी तक, मैंने कहा चल ठीक है, सी से लेकर डी तक सब पीछे चलो 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 चलो, सब पीछे की तरफ जा रहे हो सर, सब पीछे की तरफ जा, तो वॉल्यूम घटता चला जा रहा है, वॉल्यूम घटता चला जा रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो भैया आइसोबारिक। मैंने कहा ठीक है, और सर ये बताओ सर, सब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। और बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं डी से लेकर ए तक के बारे में बात करूंगा तो डी से लेकर तक आप बोलोगे सब वॉल्यूम तो यहां पर क्या है, सब वॉल्यूम तो यहां पर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो छोरी दिखनी चाहिए आइसो छोरी, और सर प्रेशर यहां पर घटता चला जा रहा है तो टेम्परेचर भी घटना चाहिए। क्या ग्राफ को रीड करना सीखा तूने? बोलो, क्या ग्राफ को रीड कर पा रहा है? क्योंकि जब तक रीड नहीं कर पाओगे, समझ मेरी बात, कल की क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस के साथ इंटरनल एनर्जी, हीट गिवन, ये फलाना ढिंकाना, इनके साथ तू तभी खेल पाएगा जब तू यहां पर तुझे ये चीज कैच कर पाएगा, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, बोले ध्यान से सुनना, अगला टर्म, सर यहां पर टेम्परेचर अगर टी नॉट है इस जगह पर, तो यहां टेम्परेचर बताओ, तो ध्यान से देख सर, यहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अब देख तरीका देखना, देख एक ही बार में समझ जाना मेरे भाई, बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो एक ही बार में समझ जाएगा। सर यहां पर प्रेशर कितना है पी, वॉल्यूम कितना है बी, तो पीबी का प्रोडक्ट कितना है, सब पीबी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो सब प्रेशर तो पी का पी ही है, लेकिन वॉल्यूम तेरा 2b हो गया है, तो इसका मतलब पीबी का प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना पीबी का प्रोडक्ट हो गया। इससे यहां पे पीबी का प्रोडक्ट पीबी था, यहां पे पीबी का प्रोडक्ट 2 गुना हो गया, तो यहां टेम्परेचर टी नॉट था, तो यहां टेम्परेचर 2t नॉट हो जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां प्रेशर कितना है सर, 3p है, यहां पे प्रेशर है 3p और वॉल्यूम है 2v, तो यहां पे पीबी का प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 गुना हो गया, तो टेम्परेचर विल बी 60 नॉट। और मैं यहां पर बात करूं तो यहां प्रेशर है 3p और यहां पर वॉल्यूम है b, तो पीबी का प्रोडक्ट 3 गुना हो गया, तो टेम्परेचर विल बी 3t नॉट। सलीमियन स्कोपचा कंसेप्ट, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और वो पीबी का प्रोडक्ट जितना गुना टेम्परेचर उतना गुना यहाँ पर ठोक दे, तो तू सीधा बोलेगा कि सर अगर आप यहाँ पर आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर लिख सकते हो, किसी दूसरे कलर के पेन से हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या बोले से यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2t नॉट। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहाँ पता कितना हो जाएगा, बोले यहाँ पर हो जाएगा 6t नॉट। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पता कितना हो जाएगा, सब वॉल्यूम भी ये भी 3t नॉट। अब तू चेक करके देख ले, टी नॉट से 2t नॉट तू चेक करके देख ले, जैसे जैसे तू आगे जा रहा है वैसे वैसे तेरा टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। देख ए से लेके भी टेम्परेचर बढ़ा है और बी से लेके सी टेम्परेचर 3 गुना हो गया है। बोलो क्या या ना। अब अगर मैं तुझसे वाला सवाल पूछूं जो तू नहीं कर पाया था और मैंने बोला था कि ये सवाल 10 सेकंड का है, अब तू ये सवाल सच में 10 सेकंड के अंदर कर सकता है। कैसे सर, देखो पीबी का प्रोडक्ट, सर प्रेशर 5 है, ये पीबी का प्रोडक्ट यहां पे कितना है 10, टेम्परेचर 100 कह रहे हो, यहां बताओ सर यहां प्रेशर हो गया 5 और वॉल्यूम है 8, तो पीबी का प्रोडक्ट हो गया 40, 10 गुना हो गया है, सॉरी 4 गुना हो गया है, तो टेम्परेचर विल बी 400। सर यहां बात करो सर 30 गुना 8 240, 24 गुना हो गया है 2400। सर यहां बात करो सर ये 30 है 2 है 60, 60 गुना हो गया है 600। खत्म सवाल। आई बात समझ में? बस तुझे देखना कितना गुना हो गया, समझना। देख यहां पर कितना था 5 दूनी 10, यहां पे पीबी का प्रोडक्ट 10 था, यहां पीबी का प्रोडक्ट कितना हो गया 40, यहां पीबी का प्रोडक्ट कितना हो गया सर ये 30 है और ये 8 है, 8 थी 24, और यहां पीबी का प्रोडक्ट कितना हो गया सर, यहां पीबी का प्रोडक्ट क्या सर 260 हो गया। तो अब तो कुछ चेक कर ले यहां से कितना कितना गुना टाइम से बढ़ गया, ये 10 का 40 हो गया तो 4 गुना हो गया, तो टेम्परेचर भी तो 4 गुना हो जाएगा। तो अगर ये 100 केल्विन है तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, यहां 240 हो गया भाई, ये 10 से 2 24 गुना हो गया, तो टेम्परेचर अगर यहां 100 था तो यहां 2400 हो जाएगा। यहां पर सर 6 गुना हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी 6 गुना हो जाएगा 600 केल्विन। बोलो
फील आना शुरू हुई है? हाँ या ना? सब 5 सेकंड में कर दिया मैंने तो। मानव कुमार बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, शानदार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आई थिंक अब तो धीरे 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 फिजिक्स के केजीटी एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो डूबता जा रहा है, और जैसे जैसे तू और डूबेगा वैसे वैसे तुझे और मजा आता चला जाएगा, और मजा आता चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से क्यों ना जो मैंने अभी बातें लिखाई थी वो छोटी छोटी बातें यहीं लिख दूं। सबसे पहले सर एक प्रोसेस पढ़ा था हमने, आइसोथर्मल। मैंने कहा ठीक है, आइसोथर्मल पढ़ा था। सर इसमें क्या होता है? बोले टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। बस ये सीधा याद रखो। एक पढ़ा था हमने आइसोबारिक, ताकि तू इसको लिख ले। इसमें क्या होता है? सब प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक मैंने पढ़ा था यहां पर आइसो, योर फेवरेट छोरी, इसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये भी लिख ले भैया जल्दी से, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत हमको पड़ रही है। तुम बीच बीच में पता नहीं क्या कर रहे थे, कह रहे थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। भले हमें तो इतना काम में नहीं आता है फिजिक्स में, लेकिन अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जो तेरा फेवरेट लॉ था तीसरा, उसमें कैसे याद रखें, तो मैं उसके याद करने की ट्रिक बता देता हूं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर सकता है कि बीटीसी पढ़ने गए विदेश, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, योर फेवरेट लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। बोलो 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 बोलो। एक बच्चा कह रहा है एडियाबैटिक नहीं है क्या? बेटा है मेरे भाई, एडियाबैटिक भी है और पॉलीट्रॉपिक भी है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में। पहले इनके साथ खेलेंगे, 1 2 3। क्लियर है? इसको मैंने बोला बीटीसी पढ़ने गए विदेश, लिख ले कहीं, बीटीसी पढ़ने गए विदेश, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, योर फेवरेट लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? ओए 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 चिंबै, ओए मजाक क्यों कर रहा है? छाप इसको, नालायक कहेगा। जल्दी चल, एक काम कर, जल्दी से इसको नोट कर फटाक से, इस क्वेश्चन को इसको नोट कर जल्दी से, जल्दी लिख। हाँ, तो नाम लेके बताओ, फिर बताते हैं हम आपको। देखो मास्टर क्या पढ़ा रहा है? चल मैं इसको नोट कर जल्दी से। हाँ, मस्त फील आ गया। अभी तो आएगी फील, टेंशन काय को ले रहा तू? अभी तो फील ही फील आएगी। हो गया? हो गया? ठीक है। अब सुन, अब मुझे चलिए नोट कर ले जल्दी से, कहीं नोट कर ले अपने हिसाब से। ठीक है, चल मैं नोट्स के हिसाब से लिख देता हूं। बॉयल्स लॉ, मुझे खुद ना पता क्या होता है, मैं तो बीटीसी से याद कर लेता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। हा 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 हा। बोलो सही लिखा तीसरा मैंने? स्पेलिंग देख लेना, मेरी स्पेलिंग बहुत खराब है भाई साहब। हाँ, स्पेलिंग ओपी, हाँ तू खुद कर लेना भाई, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी ऊंच नीच होती रहती है, तू समझ लेना। मुझे लग रहा है डबल एस आता है शायद। ठीक है, हाँ हाँ लिखा है, लिखा। हंस रहा है बहुत देर से, नालायक। लिख, लिख ले इसको, वो लिख ले, बीटीसी पढ़ने गए विदेश। मैं मिटा रहा हूं, जब तक मैं नहीं मिटाऊंगा तो लिखेगा नहीं, मुझे पता है। जो चीज मैं लिख देता हूं वो तो बिल्कुल नहीं लिखता कॉपी में। उधर लगता है लिख लूंगा बाद में, लिखता है नहीं, और फिर कहता है बैकलॉग बन गए। तुझे पता है, एक वीडियो याद है, मैंने शुरू में चाय बनाना सिखाई थी पहली क्लास में, ठीक है। मैंने बोला चाय देख, चाय चाय बनाना सिखाई थी, याद है तुझे? ठीक है, पहली क्लास में। और उसके बारे में भाई साहब जो लड़कों ने अब मुझसे बिना पूछे मैनेजमेंट के किसी बंदे ने उसको यूट्यूब पे डाल दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो जो हुई थी, ये तो गलत है, ये कौन सा घटिया तरीका है चाय बनाने का, 2x पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तब मैं समझा रहा था, मेरा मकसद यही था ये बोलना कि भाई 2x पे वीडियो मत देखना, 2x पे वीडियो मत देखना। उस पर कम से कम 1000 लोग, 500 लोग तो कमेंट किए, मैं तो 2x पे ही देखता हूँ, मैं तो 2x पे ही देखता हूँ। तुझे पता है आज सबसे ज्यादा बैकलॉग उन्हीं बच्चों के हैं जो 2x पे देखते थे। और हमारी बात, जिन लोगों के बैकलॉग है ना आज के टाइम पे,
99% बच्चे वही हैं जो 2x पे देखते थे। जो बच्चा उस टाइम पे ब्लाइंडली फॉलो किया जिसने अपने सर की बातों को, मेरी बातों को, भले ही किसी दिन मैं कितना आसान चीज क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, किसी दिन थोड़ा बड़ी चीज क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, मुश्किल चीज, जो लाइव में टिका रहा ना, वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के बोलते हैं ना, आराम से टिका रहा, वो अभी तक टिका हुआ है। उसके बैकलॉग बहुत ही कम है, या तो नहीं है या कम के बराबर है। लेकिन जो उस टाइम ज्ञान पेल लेते थे ना, हे मास्टर को थोड़ी ना कोई पता है, हम तो 2x पे ही देखते हैं, ठीक है, हम तो 2x पे ही देखते हैं, ठीक है। उन 2x वाले से पूछ, अब वो कहेंगे यार सेंटर मास का बैकलॉग है, रोटेशन का ही बैकलॉग है, आज रोटेशन दे पढ़ लूंगा, 2x पे पूरे लेक्चर को खत्म कर लूंगा। अब उनकी हालत देखना तो यही होगी। रोटेशन जैसा चैप्टर आपको लगता है कि आप 2x स्पीड में जितना वक्त में उसको खत्म किया जाता है, उससे आधे वक्त में आप खत्म करोगे तो आप सवाल बना पाओगे? इम्पॉसिबल। और हमारी बात, अरे भाई दिमाग को भी तो चीजें डाइजेस्ट करने के लिए वक्त चाहिए होती है ना, दिमाग को भी तो टाइम चाहिए होता है। अबे मैं कल एनिमल मूवी देख के आया, ठीक है, अब तू पिक्चर का ही एग्जाम्पल ले ले भाई, ठीक, पूरी 3.5 घंटे की पिक्चर थी जो मैंने लगातार देखी। अब मुझे उसके, अब तो सीन भी याद नहीं होंगे, डायलॉग भी याद नहीं होंगे, बस ऊपर ऊपर से पता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब कोई मुझसे अंदर की कोई चीज पूछ ले तो शायद मैं ना बता पाऊं, ठीक है। तो जब मूवीज के साथ ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है, अब रोटेशन जैसा चैप्टर, सेंटोमास जैसा चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी जैसा चैप्टर, एनएलएम फ्रिक्शन जैसा चैप्टर, आप 2x पे देख के जितना टाइम उसको लगना चाहिए था पर समझने के लिए, उससे आधे समय में आप उसको देख के खत्म करोगे, ठीक है, पहली बार आधे समय, तो तुम वैसी रेस के बाहर हो गए हो, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड इंफॉर्मेशन तुम्हारे भेजे में, सॉलिड कंसेप्ट क्लियर तुम्हें अभी तक नहीं हुआ है, ये बात मान लो। और हमारी बात, ये बात मान लो। और कोई बच्चा अगर 2x पे देख के 5000 रैंक लेके आ जा रहा है ना, तो इसका मतलब अगर वो सिंसियर तरीके से पढ़ता, अपनी पहली बात तो 2x पे देख ही क्यों रहा है जब मास्टर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है, तो अगर वो सपोज बढ़िया तरीके से पढ़ता तो शायद 3000 रैंक लेके आ जाता। हाँ, ये तो होता ही है यार, ये तो कॉमन सेंस ही बात है, तो ठीक है, ये चीज है। मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूं, मैं भी यही बात बोल रहा हूं, प्लीज, हो सकता है 2x पे वीडियो देख के तू अपना समय बचा ले, लेकिन चैप्टर को अगर बढ़िया तरीके से समझना है, चैप्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप करनी है, तो बेटा जितना वक्त चाहिए उस चैप्टर को, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं एक चैप्टर जल्दी 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 पढ़ा के निकल जाऊं, ये बोल के कि 2 लेक्चर की चीज एक लेक्चर में पढ़ा दूं, ये बोल के कि भाई ये तो मैं 2x में पढ़ा रहा हूं, तो तू उल्टी कर देगा भाई, तू नहीं झेल पाएगा। तुझे क्लास में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगले दिन तुझे ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं क्या पढ़ा था। 4-5 दिन के बाद पता नहीं यार, और 8-10 दिन के बाद पूरा सभा हो जाएगा, फिर कहेगा यार पढ़ा तो था साला, तो कुछ भी नहीं आता। तो तुझे एज कंपेयर टू वो बच्चा जो सिंसियर तरीके से क्लास में सारी क्लासेस अटेंड कर रहा है, तुझे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और इसलिए बैकलॉग भी साला उनके ज्यादा है। बैकलॉग भी उन्हीं लोगों के ज्यादा है जो इस टाइम में ज्ञान पेल लेते। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि तुम्हारा कंपटीशन कम हो गया, ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मेरे जितने भी सलीमियंस हैं वो सब सिलेक्शन के उस पार पहुंचे। तुम्हारे लिए अच्छा है कि अब कोई पूछे ना मैं 2x पे देखता हूँ, हाँ देखना, देख 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 2x पे देख 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 देख। अगर आप कोई मुझसे बोलता है ना, ठीक है, कोई अगर जबरदस्ती ज्ञान पेलने आता है, सर 2x पे देख लूं क्या, देख ले, रिवीजन में 2x देख सकता है। मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना ही बात, तेरे को रिवीजन करना है, रिवीजन में 2x चल जाएगा, क्योंकि एक बार तो अच्छे से पढ़ चुका है, एक बार तूने अच्छे से पढ़ लिया तो रिवीजन में 2x चल जाएगा। लेकिन पहली बार आप चीजें पढ़ रहे हो, वो 2x VX के चक्कर में ना पढ़ो, इत्मीनान के साथ बढ़िया तरीके के साथ आप उसको पढ़ो। तेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तेरे पास थोड़ी ना समय की कमी है, पूरा 1.5 साल पढ़ा है तेरे पास, समय बचा के तू क्या कर लेगा। और पता है 2x वाले फिर ये भी कहते हैं, 2x वाले का एक मस्ट मीम आजकल वायरल हो रहा है, बोले सर 1.5 घंटे का लेक्चर था, बोले हाँ, 2x पे देखा था, बोले हाँ, साला पता नहीं 4 घंटा कैसे लग गया। उनका ये मैसेज आते हैं, ठीक है, बोले सर 1.5 घंटे का लेक्चर था, 2x पे देखा था, है साला, उसके बाद सर 4 घंटा पता नहीं कैसे लग गया सर, 4 नहीं लगा, 3 घंटा लग गया सर, पता नहीं कैसा लग जा रहा है, दुगना टाइम लग रहा है उल्टा, ठीक। तो इत्मीनान से चैप्टर को चैप्टर के तरीके से ही पढ़ो। चलो सर, आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। आज का पहला लेक्चर मैंने बहुत रिलैक्सिंग रखा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा क्या क्या पढ़ना है। कल की क्लास में हम लोग इसको जो है बढ़िया तरीके से और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, कल की मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, ओके। तो चलो फिर, डन 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 डन, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कोई आपको ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाल रहा हूं मैं, आराम से इससे निकलते हैं। बस हो सके तो केमिस्ट्री का एक बार पढ़ लेना, केटीजन थर्मोडायनेमिक्स, ओके। चलो भाई साहब, आज की क्लास यहीं तक, सी यू लेटर, टेक केयर।